हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौहान स्वागत करता हूं आपके 5 बॉन्ड क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, फिर से मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए वीडियो, ठीक है ना, क्लास 10th के लिए। और जो लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका वो है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। लास्ट आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका कार्बन एंड इट इज कंपाउंड को बिना वेस्ट किए टाइम को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली बात कर लेते हैं, अगर टॉपिक का नाम है हमारा कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, एक्चुअली में कार्बन है क्या। सबसे पहले तो हमें यही समझ रहे हैं कि एक्चुअली में कार्बन है क्या। तो कार्बन क्या है? कार्बन आपको पता है सबको, एक क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। समझ में बात नहीं, क्या बोला मैंने? कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल कितना होता है सभी को पता है, सी होता है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और इसका एटॉमिक मास की बात कर लेते तो एटॉमिक मास होता है इसका 12। ठीक है जी, समझ में आ गया बात। और ये क्या है आपका, मैंने बता दिया, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है ना, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं कि सर जो आपका कार्बन है वो मेटल है नॉन मेटल है। तो अगर मैं बता दूं भैया, जो आपका कार्बन है वो क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है ये। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर। देखो, अगर मैं बात कर लेता हूं कार्बन की, वैसे तो हर चीज किससे मिलकर बनी है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ दीज वो किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से ही मिलकर बने हैं। लेकिन बात कर ली जाए कि अमाउंट की, किसकी बात कर ली जाए? अगर अमाउंट की बात कर ली जाए जी भैया, कार्बन जो है वो हमारी अर्थ पर कितना प्रेजेंट है, तो अर्थ क्रस्ट की अगर बात कर लेते हैं, अर्थ क्रस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली, ये अर्थ हो गया मान के चलो। इसकी 3 लेयर होती है और सबसे वाली जो ऊपर लेयर होती है इसको बोलते हैं क्रस्ट। समझ में बात नहीं, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हमने बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, ये मैंने आपको मेटल और नॉन वाले मेटल वाले चैप्टर में भी बताया था। तो ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। समझ में बात है नहीं? तो मींस कहने का मतलब है कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट पे भी मिलता है और कहां पर? एटमॉस्फेयर पे भी मिलता है। तो ध्यान रखो, अर्थ क्रस्ट पर कितना मिलता है जी? सर आप बोलोगे 0.02%। कितना? अगर मैं अर्थ सरफेस की बात कर लेता हूं, सबसे ऊपर वाले लेयर की बात कर लेता हूं, तो जो आपका कार्बन है वो कार्बन सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे ऊपर वाली लेयर पे जो मिलेगा अर्थ की क्रस्ट पर, वो कितना मिलेगा जी? अब बोलो सर 0.02% ही आपका क्या मिलता है? अर्थ क्रस्ट पर आपका कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात कर लेता हूं मैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में भैया, एटमॉस्फेयर जो ये एटमॉस्फेयर देख रहे हो आप, ठीक है, इस सभी में जो है आपका कार्बन कितना परसेंट है? क्या इसमें भी, एटमॉस्फेयर में भी कार्बन प्रेजेंट होता है? बिल्कुल होता है, बट वो किसकी फॉर्म में होता है? गैस की फॉर्म में होता है। वो भी किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। और कितना परसेंट होता है जी भैया? ये होता है 0.03%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भैया जी, एटमॉस्फेयर में जो आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो ना, वो उसमें भी, कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपका कार्बन है। तो इसका मतलब उसमें 0.03%। इसका मतलब ये हुआ कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% पाई जाती है। और उसी में हमारा क्या भी शामिल है? उसी में हमारा शामिल है कार्बन। समझ में आई बात या नहीं? नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखो, ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ द कार्बन। यानी जितने भी आप देख रहे हो ना, जितने भी मोस्ट ऑफ द, जितने भी आपके कार्बन, सॉरी, जितने भी आपके लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स हो चाहे फिर हम हो, कोई भी है, वो सब किससे मिलकर बना है? वो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है। समझ में आई बात में? एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है, 100 एलिमेंट हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल में है, 118 एलिमेंट, उनको छोड़कर सारे के सारे जो चीज है आपकी, वो किससे मिलकर बनी है? वो मिलकर बनी है भैया कार्बन से। अब तुम करोगे हाँ ऐसे सब झूठ बोल रहे हो आप क्या? नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सारी चीजें, यानी कि हम भी, इंसान भी किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से ही। यानी हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कंडीशन में अगर देखा जाए, कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमारे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। यहां तक कि आप ये बोलोगे सर ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का, क्या इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है? जी हाँ, कार्बन आपका, ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज काली है तो सिर्फ उसमें ही कार्बन प्रेजेंट होगा ना, ऐसा नहीं है। कार्बन हर चीज में प्रेजेंट होता है। आप कैसे इस चीज को देखोगे, कैसे टेस्ट करोगे इस चीज का कि भैया कार्बन में जो आप, सॉरी, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, क्या उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है? कैसे देखोगे? तो उसको बस बर्न करके देख लो आप। क्या करके देख लो? बर्न करके। मींस कहने का मतलब है उसको जलाकर देख लो। जलाने के बाद में अगर वो काला हो रहा है, समझ में, उसकी क्या हो रही है, जो ऐश बच रही है वो ब्लैक कलर की है, चाहे थोड़ी बहुत ही ब्लैक है, तो समझ जाइए उसमें कार्बन प्रेजेंट है। सर जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम कॉपी पे लिख रहे हैं, क्या उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है? वो तो व्हाइट कलर का, जी हाँ, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। आप उसको जलाकर देखो ना, बंद करके देखो। जैसे ही आप बंद करोगे, बंद करने पर क्या होगा आपको पता चलेगा, जो उसकी ऐश बचेगी वो ब्लैक कलर की होगी। तो इसका मतलब है इंसान, हम में भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन। हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है, सिर्फ एलिमेंट को छोड़कर। ये भी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑलवेज ए लार्ज नंबर ऑफ द लिविंग विच आर वी यूज इन अवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ द कार्बन कंपाउंड। मींस कहने का मतलब है जितनी भी ज्यादातर, मोस्ट ऑफ चीज हम डेली लाइफ में
यूज करते हैं ना, जितने भी कंपाउंड आप यूज करते हो वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ दीज किससे मिलकर बने होते हैं, सारे के सारे वो मोस्ट ऑफ दीज बने होते हैं कार्बन से। तो आप देख सकते हो मैंने इतनी सारी इंपॉर्टेंस बता दी, तो कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए। कार्बन का पूरा इतना बड़ा, पूरा का पूरी इतनी बड़ी फैमिली है ना, आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे कि एक्चुअली में है क्या कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात नहीं। और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन के प्रेजेंट है। अब ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के जो कंपाउंड हैं, ये इतने सारे क्यों हैं कंपाउंड, इसका रीजन है क्योंकि क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड कहां से आफत आ गई, इसके बारे में भी समझाऊंगा, जस्ट वेट, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास में जितना भी आप डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ दीज यूज करते हो ना कंपाउंड का, वो मोस्ट ऑफ दिस कार्बन से मिलकर बनी है। मींस कहने का मतलब है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर ना यकीन आए तो आप उसको बंद करके देखो, अगर उसको जलाने के बाद में उसमें क्या बच रहा है, उसकी जो ऐश है वो ब्लैक कलर की बच रही है, तो समझ जाइए उसमें कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आई, इतनी चीज समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। एक्चुअली में ये तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया कि भैया जो कार्बन होता है वो एक क्या होता है, एलिमेंट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और 6 होने के बाद उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास होता है, सॉरी एटॉमिक जो मास होता है वो 12 होता है। अब ध्यान रखना जो कार्बन है सिंपल सी नो क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या काम करता है, लार्ज अमाउंट में कंपाउंड बनाता है। मींस इतना बड़ा कार्बन है, जब आप आगे पढ़ोगे ना, जैसे आप 12th करोगे, 11th 12th में जाओगे, वहां आपको पता चलेगा कि कार्बन कितना बड़ा है, मींस इसकी फैमिली कितनी बड़ी है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। और जैसे आप क्या करोगे, 12th करोगे, उसमें भी आप कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे, उसमें तो पूरी बुक की बुक दे दिया कि हाँ भैया कार्बन के कंपाउंड पढ़ो इसे। तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कार्बन बनाने का, इसका कंपाउंड बनाने का इसका कारण है इसकी वैलेंसी, मींस इसका टेट्रावैलेंट होना। समझ में आया टेट्रावैलेंट कैसे होता है, मींस अभी बताता हूं एक्चुअली में है क्या, और ये क्या काम करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, और क्या बनाता है, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, थमा थमा जरा पहले पढ़ लेते हैं। ये सारी चीज मैंने बताई कि कहां कहां पर कितना कितना अमाउंट में प्रेजेंट है कार्बन सभी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट, मींस क्या होता है भैया, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। अब कहां से आप बता गया टेट्रावैलेंट, कुछ नहीं, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है भैया कार्बन की वो कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्रावैलेंट। अरे टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 हो। अब ये क्या आफत बता दी, चलो आ जाओ देख लो। मैंने आपको बताया बेटा कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हम के, एल, एम और एन में। आपको पता है के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते के एन में, ठीक है। उसके बाद में कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने इसमें बच गए, कितने बच गए, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इसको दे दिए तो कितने बच गए इसके पास में लास्ट में 4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भैया इसकी वैलेंसी जो हुई, क्या इसकी जो वैलेंसी हुई कितनी हो गई, 4 होगी, कितनी हो गई, 4 है इसकी वैलेंसी। तो इसका मतलब ये क्या है, टेट्रावैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं इसकी ये एक कार्बन ऐसा है जो क्या रखता है आपका, बोलो, टेट्रावैलेंट रखता, मतलब 4 वैलेंसी शो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं जी, टेट्रावैलेंट। ध्यान रखना जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट। सही है जी, क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। इतनी चीज क्लियर है। अब आ जाओ मेन जो टॉपिक है आपका, मैं जो बताने वाला हूं कि ये लार्ज अमाउंट में क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। रीजन क्या है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये हमेशा क्या काम करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या करता है जी, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, क्या करता है, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। अब ये एक्चुअली में है क्या भाई कोवलेंट बॉन्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, रीजन क्या इस चीज का कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का, और कोवलेंट बॉन्ड है क्या, इन्हीं के बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं। तो चलो, मैंने बोला कि ये भैया जो कार्बन है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने क्या बोला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या काम करता है जी, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। समझ में आई बात या नहीं, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है।
समझ में ही बात है नहीं, क्या बोला, ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन को ये देता है और ना इलेक्ट्रॉन को लेता है। समझ में आई बात ना, क्योंकि आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ रखा है, मैंने जब मेटल और नॉन मेटल पढ़ाया था उसमें आयनिक बॉन्ड बताया था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए जाते हैं या फिर लूज किए जाते हैं। समझ में ही बात नहीं, तब आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या काम किया जाता है, कोवलेंट क्या काम करता है, बोलो सॉरी, कार्बन क्या काम करता है, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अब ये क्या पता है जी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है। सही है जी, क्या बोला मैंने, एक्चुअली में हम देख लेते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है। रीजन है इसके दो हमारे पास में, क्या बोला, रीजन है इसके दो हमारे पास में कि ये मतलब जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाएगा। नंबर वन रीजन, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 आयंस। मींस देखो, अब आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। जरा समझिएगा क्या बताने वाला हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, आप बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो फिर हम क्या करें, तो यही बोल रहा है ना, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस। अब आ जाओ जरा इधर, यहाँ पर कार्बन 6 K L M और M, यहाँ पर बताओ इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन के और एल में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये क्या बोल रहा है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, अगर सपोज करो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या कर दे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपने, अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, आप बोलोगे सर इसके पास में तो टोटल 6 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है क्या, चलो देख लेते हैं। अगर सपोज करो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इस पर क्या जाएगा, C4 माइनस माइनस माइनस, 4 माइनस आ जाएंगे, माइनस 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 माइनस। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या काम कर देता है, इलेक्ट्रॉनों को ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, मान के चलो अगर ये क्या काम कर दे, इलेक्ट्रॉनों को दे दे किसी को, फिर क्या होगा देखो, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर्मिंग द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन टू होल्ड डाउन 10 इलेक्ट्रॉन। मींस इसके जो आउटर मोस्ट सेल में मींस कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। आप बोल रहे हो सर इनको 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या काम करेगा, ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट वुड डिफिकल्ट टू फॉर्म न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। ये जरूरी है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या काम कर देगा, डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, तो इसके पास में न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन और आगे, तो टोटल कितने हो गए भैया, आप बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। और ये 6, इसके पास में प्रोटॉन कितने, 6। अब इसके न्यूक्लियस में इतनी एनर्जी नहीं हो सकती है कि वो क्या कर सके, 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल सके, क्योंकि आपको पता है ऑक्टेट रूल कहता है कि सभी स्टेबल तभी हो सकते हैं जब उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जी, सर आप बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसी वजह से क्या नहीं करता है भैया, 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास में इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं हो कि वो 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को संभाल सके, तो सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को संभाल सके। समझ में बात है नहीं। और मैंने बताया किसी को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि इसके में क्या हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। भाई 6 तो पहले ही थे, समझ में बात है, 6 प्रोटॉन वाला था, अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, सॉरी ले लिए, मैं देने नहीं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या काम करे, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, मान के चलो, क्या बोला, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लिए तो टोटल कितने हो गए, 6 तो पहले ही थे और 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कितने बच गए इसके पास में, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोला ना इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है भैया, क्या बोलता है मैंने, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता, ठीक है ध्यान रखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, तो इस पर माइनस चार्ज आता है, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर आ गया माइनस का 4। अब पहले से इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और आगे टोटल कितने हो गए जी, इसके पास में आप बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। जब इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, तो इतनी एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने बोला किसी को भी किसी भी एलिमेंट को अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ना कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो इससे प्रूव हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता है, गेन नहीं कर सकता, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। चलो ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है तो दूसरी देख लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर दे अपने अंदर से, मतलब इन 4 इलेक्ट्रॉनों को दे दे। तो क्या बोल रहा है, इट कुड बी लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C+। अगर मान के चलो ये अपने आउटर मोस्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे, क्या बोला मैंने,
ये अपने आउटर मोस्ट सेल में से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर दे दे तो ये क्या बनाएगा, C+ चार्ज बनाएगा जी। जब 4 इलेक्ट्रॉन को ही किसी को दे देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी C+4 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना, दे रहा है किसी को। और जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बोल रहा है, क्या दिक्कत हो जाएगी इसको, बट इट वुड बी रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है भैया कि अगर हम किसी की भी आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लें ना, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तब भी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तब भी। हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे पास में इतनी एनर्जी के हम सिर्फ क्या काम कर सकते हैं, 3 एनर्जी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आई बात है नहीं, क्या बोला मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इतनी एनर्जी होती नहीं है किसी के पास कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो। तो वही बोल रहा है, रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या काम कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को दे दें। समझ में बात है ना, हमारे पास में, क्योंकि भाई जब हम इसको एनर्जी देंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। हाँ 1 2 3 तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। समझ में बात है ना, इस वजह से यहाँ भी क्या हो जाता है, यहाँ पर भी ये चीज गलत हो जाती है कि भैया ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये लेता है आउटर मोस्ट सेल में तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 10, जबकि 10 नहीं आने चाहिए, मैंने बोला कितने होने चाहिए भैया, 8 होने चाहिए। सही है, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या ये दे देगा या C+ कैटायन बनाएगा, जी नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन को भी नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी एनर्जी हमारे पास में है नहीं कि हम किसी के आउटर मोस्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में बात ये नहीं है, तो इसीलिए क्या काम करता है भाई, इसीलिए ना तो ये आपका क्या होता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है। फिर क्या करता है, मैंने बोला ना, ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। क्या करता है, शेयरिंग करता है, ना इलेक्ट्रॉन को लेगा और ना इलेक्ट्रॉन को देगा। ये क्या काम करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पर ही बनता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि ये जो आपका कार्बन है ना तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट करता है और ना ही गेन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के बाद में बनाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। अब ये शेयरिंग क्या होती है बताता हूं। मान के चलो जी आप 2 दोस्त हो, ठीक है, क्या है, 2 दोस्त हो, ठीक है ना, आपके पास में क्या है, आपने 12th पास कर ली, आप बोल रहे हो कि सर आपके मम्मी पापा प्रेशर बनाने, बेटा हमारे पास में पैसा नहीं है, आप एक काम करो, कुछ ना कुछ काम कर लो जिसकी वजह से तुम आगे चल के और ज्यादा पढ़ सको। तो तुम क्या काम करोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे। तो कुछ ना कुछ काम करने के बाद भी तो पैसा होना चाहिए, तभी तो काम करोगे। तो यार बैठे हो आप, है नहीं कि यार मेरे को क्या काम करना, कुछ ना कुछ काम करने। तो आपका एक दोस्त आ गया, आपके उस दोस्त, जो दूसरा दोस्त था, ठीक है, उसको भी घर वालों ने यही बोला, बेटा तुम काम कर लो, है नहीं, हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा सके। तो दूसरे भी लड़का क्या है, जो तुम्हारा दोस्त है, वो भी आकर बैठ गया। तुम कहीं ना कहीं एक जगह आकर मिल जाते हो, कहीं ना कहीं पर, ठीक है ना, और अपने अपने क्या काम करते हो, बातचीत करते हो, और बातचीत करने के बाद में अपना अपना दुखड़ा बताते हो कि भैया मेरे घर वाले ने ये बोल दिया, पैसा कमा लो, है या नहीं है, और पैसा कमाने के बाद में खुद कमाओ खुद पढ़ो। तो दोनों जब बोलते हैं यार क्या करा जाए अब, तो उनके पास में बोल रहे हैं यार 10,000 मेरे पास में है ना, और 10,000 वो दूसरा वाला बोलता है, फ्रेंड यार 10,000 मेरे पास में। तो बोला ठीक है, हम दोनों के पास में क्या हो गए, 10,000 हो लिए हमारे पास में, अगर हम टोटल आपस में मिल जाए तो कितने हो जाएंगे सर, 20,000। कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, और 20,000 में हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने क्या काम कर दिया, एक स्टॉल लगा लिया, टी स्टॉल ही मान लो, ठीक है ना, और टी स्टॉल लगाने के बाद में, ठीक है ना, अब मान के चलो अगर बचत हो रही है, मान के चलो एक दिन में उनको 2,000 की बचत हुई, तो क्या काम करेगा, 1,000 दूसरा पहला वाला फ्रेंड लेगा और 1,000 दूसरा वाला फ्रेंड लेगा। समझ में बात है ना, ये होगी आपकी शेयरिंग। मतलब शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं इतने इलेक्ट्रॉन दिए भी जाते हैं, ये होती है आपकी शेयरिंग। और शेयरिंग से बनता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आई बात है, तो इसी कोवलेंट बॉन्ड को हम पढ़ने वाले हैं जल्दी से। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन। मींस जो आपका कार्बन है क्या काम करता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन भी करता है। जी हाँ, मींस कहने का मतलब है ये आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन कर कर भी
क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो मींस कहने का मतलब है ये बहुत सारे कार्बन आपस में क्या होते हैं, बहुत सारे आपस में कार्बन आपस में क्या कर सकते हैं, बोलो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, और कंबाइन होने के बाद में एक क्या बना सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या बना सकते हैं, कार्बनिक कंपाउंड, या आप बोल सकते हो लार्ज नंबर में आपस में जुड़कर क्या बना सकते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं। समझ में बात ही नहीं, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी ये खुद पर खुद भी क्या कर सकते हैं, कार्बन कार्बन भी आपस में क्या कर सकते हैं, कार्बन कार्बन आपस में मिलकर भी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं और कंपाउंड बनाएंगे। सही है, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। जब क्या होते हैं आपस में कार्बन, जब क्या बनते हैं आपस में कार्बन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। ठीक है, तो जब ये क्या काम करते हैं, सेल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो सेल कॉम्बिनेशन करने के बाद में क्या बनाते हैं, मतलब कि कंपाउंड बनाते हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ध्यान रखना भाई, क्या बोला मैंने कि जितने भी आपके कार्बन हैं वो कार्बन क्या काम करेंगे, आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन आपस में कंबाइन होकर भी क्या कर सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल्फ कॉम्बिनेशन, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। समझ में आई बात या नहीं, तो ध्यान रखना। एक एक बात और ध्यान रखना भैया, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। तो इसका मतलब है आपको हर जगह पर कार्बन के कितने करने होंगे, कार्बन के 4 करने होंगे। कितने करने होंगे, 4, क्योंकि ऑक्टेव रूल कंप्लीट करने के लिए इसके पास में ऑलरेडी 4 तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 8 कंप्लीट करने के लिए, सही है, क्या करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए इसके पास में कितने की जरूरत और रहेगी, इसके पास में रहेगी जी 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत रहेगी, तब जाके इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में बात है नहीं, तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने की और रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 की और रिक्वायरमेंट रहेगी। बताऊंगा कैसे अभी, ठीक है ना, जरा थोड़ा सा सब्र रखो। अभी यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई आपको, सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब, ठीक है ना, जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटिनेशन, मतलब ये खुद पर खुद भी क्या कर सकते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है ना, और एक कंपाउंड क्या बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंडों का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप देखो कोवलेंट बॉन्ड, एक्चुअली में हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की, कि एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्ड है क्या। तो कोवलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें क्या काम करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। समझ में आता है ना, एटम्स के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने पर बनाते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने अभी आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी लिखा यहाँ पर CH4, क्या लिखा है, CH4। तो इसका मतलब है कार्बन किसके साथ में, कार्बन ने की है आपकी हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग। क्या किया है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग करी है, और शेयरिंग करने के बाद में आपका क्या बनाया, यहाँ पर CH4 बनाया। अब तुम कहोगे सर कार्बन क्या हाइड्रोजन के 4 ही क्यों बनाया, मैंने आपको बताया ना। अब ध्यान रखना भैया, यहाँ पर जो मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूं, कि कोवलेंट बॉन्ड आपके केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है एटम के बीच में। कार्बन को आपको पता है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो जरा यहाँ पर आ जाओ, शेयरिंग कैसे होती है देखो। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं बता देता हूं आपको। कार्बन के पास में है 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मेरे पास में, 4। कितने हैं, 4। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, चौथा हाइड्रोजन यहाँ। इसके पास में कितने हैं आपको पता है, हाइड्रोजन के पास में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग कैसे करेंगे भैया, तो शेयरिंग का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया अपना, क्या बोला मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया अपना, और 1 इलेक्ट्रॉन किसने, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला है शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन पहला बंदा देगा, इतने इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला भी बंदा देगा। इसमें भी हाइड्रोजन क्या काम किया, एक हाइड्रोजन ने दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया, कार्बन ने दिया। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या काम किया, कार्बन ने दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, और यहाँ पर भी क्या काम किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया, कार्बन ने दिया। और इस टाइप से मिलकर हाइड्रोजन को केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, हाइड्रोजन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसको केवल और केवल कितने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी एलिमेंट है सभी को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको केवल 2 की जरूरत थी, 2 की। अब देखो मींस कहने का मतलब है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर जितना हक इस हाइड्रोजन का है, इतना ही हक किसका है, कार्बन भी तो है।
ऐसे यहाँ पर देखो, जितना हक इस हाइड्रोजन का इन दोनों पर है, इतना ही हक कार्बन का इन सभी पर ऐसे हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये चीज देखो, यहाँ पर ये, तो इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं हाइड्रोजन ने, इतने इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए, और इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इसकी भी आपकी क्या होगी, वैलेंसी कंप्लीट, और इसके भी क्या होने चाहिए, कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6 और 2 8, यहाँ पर कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो मतलब हाइड्रोजन जो, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इस टाइप से ये मैंने आपको बताया ये क्या काम करता है, कार्बन शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के बाद में आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से बनाया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इस टाइप से ये आपका बनता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, मैंने आपको बोला है कार्बन के पास में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से एक इसको दे दिया, एक इसको, एक इसको, एक इसको, समझ में बात है। लेकिन उसको चाहिए कितने थे, 8 की जरूरत थी। तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया, इन 4 हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग की, क्या की, शेयरिंग की, और बन गया आपका क्या, ये आपका CH4। अभी भी नहीं समझ में आया कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे समझ में, ठीक है, और बताता हूं। कोवलेंट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास में, जैसे CO2 हो गया, सेकंड है आपका H2O, ये बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास में कोवलेंट बॉन्ड के। और भैया एक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आती है आपकी कोवलेंट बॉन्ड से, इसलिए ध्यान रखना, इसमें बस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, बताता हूं। जैसे CO2 कैसे बना था भाई, जो सिंगल कंपाउंड है, इसको बनाने के लिए आप देखो, सिंगल कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड, इसको बीच में रख दो, ऑक्सीजन के कितने, 2, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। समझ में, इतनी चीज क्लियर है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आ जाओ जरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, कितना आएगा, 2, और कितना आएगा भैया, 6। जब भी तो 8 होंगे, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M और ये N। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिलकर 2 और 6 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में बात है नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 8 सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 करने हैं। इसके पास में कितने, 2 4 और 6। आप बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2। आप बोलोगे सर इसके पास में कितने, 2 और 2 4, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए। तो इसका मतलब है ये क्या काम करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 की जरूरत है ना इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। समझ में बात ये नहीं है, और शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करने के बाद में इसके तो हो गए 8, लेकिन जितना इन 4 इलेक्ट्रॉन का हक इतना है ना इस ऑक्सीजन का, उतना ही हक इस कार्बन का भी होगा। अभी कैसे बताऊंगा। अब इसको देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 की जरूरत थी, 2 इसने किससे लिए, कार्बन से लिए, और 2 ही अपने दे दिए, क्योंकि शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं इतने इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इसके भी 8 हो गए। अब बेचारा कार्बन के भी ऑलरेडी 8 होने चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 2 8, कार्बन के भी 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 8 हो गए। और इस तरीका से आपका हर किसी का ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर बनता है कार्बन, और डबल बॉन्ड आपका आ जाता है ऑक्सीजन ये, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये। अब बोलोगे सर डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, समझ में बात है ना, 1 करेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 करेंगे तो डबल बॉन्ड, 3 करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चीज समझ में आई, इस टाइप से आपका बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अभी भी नहीं समझ में आई तो लो एक और एग्जांपल देख लो आप, एक और एग्जांपल। चलो, मैंने अभी किसके लिए बोला था, मैंने अभी हाइड्रोजन के लिए यानी H2O के लिए बोला। H2O कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जी, चलो देख लो। मैंने बोला जो सिंगल है उसको बीच में लिख लो, ऑक्सीजन सिंगल है, इसको बीच में लिख लिया। यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का डॉट स्ट्रक्चर जरूर आएगी, ध्यान रखना, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख लेना कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसको आप KLM में तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो इसमें 2 और 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास में आप बोलोगे सर इसके पास में तो 1 ही रहता है, समझिए। इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, आप बोलोगे सर 6 तो है इसके पास में, 2 की और जरूरत है, तो 2 की और जरूरत है, 2 और ले लिए। ठीक है बच्चों, 2 और ले लिए इसने,
और इसको तो 2 की जरूरत होती है, तो 1 की जरूरत होगी इसमें 1 की, सही है, क्योंकि इसके पास में 1 ऑलरेडी है, 2 कंप्लीट करने के लिए 1 की और जरूरत होगी। तो ये क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खुद देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेगा, तो इसके तो हो गए 2। इसी टाइप से हाइड्रोजन 1 अपना देगा और 1 क्या देगा, ऑक्सीजन से ले लेगा, इसके कितने हो गए 2। अब ऑक्सीजन के मिला दीजिए, कितने हो गए 2 4 6 और 2 8, क्योंकि ऑक्सीजन के तो 8 होने चाहिए। तो इस तरीका से यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, क्योंकि एक बॉन्ड की पार्टनरशिप हुई है, शेयरिंग हुई है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, और जल वाटर इस टाइप से बन जाता है। ये आपका कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात। तो ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। एक दो एग्जाम्पल अभी मैंने बोला था, ये सेल कॉम्बिनेशन वाला भी समझा दूं। सेल कॉम्बिनेशन करके यानी ये कैटिनेशन बनाते हैं, है ना, कैसे अभी बता दूं। जैसे मैंने अभी बोला C2H6, ठीक है, C2H6 इसको कैसे बनाओगे जी, C2H6 इसको कैसे बनाना है, तो भैया कार्बन के कितने हैं 2, तो इसको बीच में लिख दो, 1 कार्बन 2 कार्बन। हाइड्रोजन के कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आई बात है नहीं, 6 कार्बन यहाँ पर हो गए आपके, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 होते हैं ना कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4 इसके। और हाइड्रोजन के पास में कितने कितने होते हैं, आप बोलोगे सर एक ही रहता है इसके पास में, तो ठीक है। इसको अपने 2 कंप्लीट करने के लिए 1 इस वाले कार्बन से लेगा खुद का, तो बनाएगा आपका क्या यहाँ पर 2। इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 1 खुद का देगा और 1 अपने कार्बन से लेगा, इसके भी 2 हो गए। ऐसे यहाँ पर करेगा, 1 क्या करेगा हाइड्रोजन अपना खुद का देगा और 1 कार्बन से लेगा, इसके भी हो गए 2। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, इसके भी अपना 1 देगा और 1 किससे लेगा, कार्बन से। ऐसे यहाँ पर 1 अपना देगा और 1 ही क्या काम करेगा, और कार्बन से लेगा। ऐसे यहाँ पर 1 खुद का देगा और 1, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि भैया हाइड्रोजन को केवल 2 चाहिए। ऑक्सीजन के कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, आप बोलोगे सर 8, 2 4 6, अभी तो 6 हुई है और एक साथ 1 की जरूरत है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला कार्बन कार्बन भी आपस में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपकी क्या है, 8 किसके हो गए, 2 4 6 और 2 8, 8 हो गए इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन के भी कितने हो गए 8। और यहाँ पर बॉन्ड कैसा बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड दिया इस वाले हाइड्रोजन के और 1 इलेक्ट्रॉन दिया इस वाले ने और 1 इलेक्ट्रॉन दिया इस वाले ने, और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है सिंगल बॉन्ड की, और यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, और इस टाइप से आपका बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में जितने लोग इतने ही देने पड़ेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं कोवलेंट बॉन्ड के। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं कोवलेंट बॉन्ड की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है ना। अगर यहाँ से समझ में आ गई तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, एक्चुअली में आगे क्या है। अगला टॉपिक है वो है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है ना। तो अब हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे और कार्बन के बारे में एलोट्रॉप्स नहीं पढ़े, कार्बन के एलोट्रॉप्स नहीं पढ़े, तो क्या ही है नहीं है। तो सबसे पहले अब हम क्या बात करने वाले हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में सबसे पहले देखो कि एलोट्रॉप्स होते क्या, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स जो होते हैं क्या है, लिख रहा है देखो, एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी ये क्या होते हैं, सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म होती है दैट एग्जिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट, जिनकी फिजिकल स्टेट तो सेम होती है बट हैव द डिफरेंट केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो सेम नहीं होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो समझ में आया, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं जो सेम एलिमेंट होते हैं ना, सेम एलिमेंट के ही क्या होते हैं ये, मतलब कि सेम स्टेट, फिजिकल जो स्टेट होती है इनकी सेम होती है, बट उनकी केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना वो डिफरेंट होगी, उनको बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स। किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। जैसे हमने यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन है, कार्बन क्या होगा, सेम मतलब एक एलिमेंट है और उसकी बहुत सारे क्या मिलते हैं, उसके बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं कार्बन के, तो इसीलिए उसको बोल देंगे एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अभी हम बात कर लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रॉप और कार्बन में जो कार्बन है ना, क्या ही बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, आपके 3 आपके एलोट्रॉप्स मिलते हैं कार्बन के। कौन कौन सा, डायमंड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट होता है और तीसरा होता है आपका बुकमिस फुलेरिन्स, ठीक है ना, क्या होता है, बुकमिस फुलेरिन्स। तो 3 आपके क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, किसके, कार्बन के। तो आपके जो सिलेबस में है वो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, एक्चुअली में मतलब कि डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, बुकमिस फुलेरिन्स के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हाल ही में डिस्कवर हुआ है, इसलिए इसका टॉपिक इतना नहीं है,
ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, जिसमें जो मेन है आपके वो कौन कौन से हैं, डायमंड है और क्या है, ग्रेफाइट है। देखो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों क्या है, अगर इनकी स्टेट देखी जाए, देखो डायमंड भी क्या है, आपने सभी को पता है कि डायमंड एक्चुअली में है क्या, डायमंड सॉलिड होता है। ग्रेफाइट भी देख रखा है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, सॉलिड। अब कहोगे कि सर ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा हमें, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है ना, पेंसिल की जो निब होती है जिससे आप लिखते हो, वही ग्रेफाइट है बेटा। समझ में आई बात है ना। तो दोनों के दोनों ग्रेफाइट हुआ और डायमंड हुआ, दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड है, स्टेट सेम है दोनों की। वही तो बोल रहा है ये, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट की क्या होती है, जो आपकी फिजिकल स्टेट होगी वो तो सेम होगी, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो दो आपके क्या है, डायमंड है और ग्रेफाइट है, दोनों के दोनों सॉलिड है। डायमंड भी देख रखा होगा आपने, ठीक है ना। और मैंने ग्रेफाइट बता दिया कहां मिलेगा, जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो निब होती है वही आपकी क्या है, ग्रेफाइट है। तो दोनों के दोनों क्या है, स्टेट यूनिक सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। सबसे पहले में हम बात कर लेते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड आपने सभी ने देख रखा है बेटा कि डायमंड कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। आप बोलोगे फिर जब उसमें कलर होता ही नहीं, वो कलरलेस होता है, तो उसमें इतना सारा कलर हमें कैसे मौजूद है, मतलब उसमें कलर हमें ऐसे कैसे दिखाई देते इतने सारे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात होती है, उसकी कटिंग ही ऐसी होती है कि एक बार लाइट एंटर करने के बाद में फिर उसमें से लाइट क्या नहीं कर पाती है, वो निकल नहीं पाती बाहर, बस उसी में क्या करती रहती है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होती रहती है, इसी वजह से उसमें चमक होती है। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए डायमंड, तो डायमंड में कोई कलर नहीं होता। मीन्स कहने का मतलब है जो आपका डायमंड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है बेटा। देन उसके बाद में डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, मतलब उसके आर पार देख सकते हो। और क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मीन्स वो उसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। क्या होती है, चमक। चमक का कारण क्या है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा हार्डनेस है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, आप सभी को पता है जी डायमंड कितना ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी हुई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या नहीं कर सकता भैया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, मतलब बैड कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। अब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायमंड जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं होती, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण हम आगे देखेंगे। चलो देखो पहले केमिकल प्रॉपर्टी, पहले यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में केमिकल प्रॉपर्टी, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2 टू फॉर्म CO2, मतलब अगर हम डायमंड को जलाएं ना, क्या करें, अगर हम डायमंड को बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में अगर कार्बन को जलाते हैं ना, तो सिर्फ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और कुछ बाहर नहीं निकलता है। एग्जैक्ट, क्लियर, सारी चीज समझ में आ गई। तो इससे मतलब क्या होता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो इसका मतलब ये जो आपका डायमंड है वो किससे मिलकर बना भैया, इसे मिलकर बना है कार्बन से, इसलिए इसको एलोट्रॉप्स कहा जाता है, किसका, कार्बन का। इतनी चीज क्लियर है। जब आप डायमंड को जलाओगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, और एक ऐश बचेगी सिर्फ कार्बन की। अगर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो डायमंड क्या होता है, हैज ए गेंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, उसकी क्या होती है, कोवलेंट स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि उसमें चार, आपको पता है कार्बन में क्या होता है, कार्बन में आपके चार बॉन्ड होते हैं इस टाइप से, मतलब उसकी वैलेंसी चार होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए सारे के सारे क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, कार्बन क्या काम करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंपल सी, इतनी तो बात क्लियर है, ठीक है। तो कोवलेंट स्ट्रक्चर होती है वेयर ईच कार्बन एटम्स इज द कोवलेंट बॉन्डेड, जो सारे के सारे उसके चारों के चारों कार्बन क्या जोड़े रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। एंड टू फॉर अदर कार्बन्स एटम्स, है ना, चारों के चारों कार्बन्स अदर कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। एंड टू फॉर्म ए टेट्राहेड्रल नेटवर्क, मींस और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, और इन कार्बन के यहाँ से ये जो कार्बन देख रहे हो इनके बीच में जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। समझ में आती है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। हाँ, मैंने क्वेश्चन की बात कही थी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सारे के सारे कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में क्या कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और यही कारण है कि जो आपका कार्बन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब इतना ज्यादा हार्ड है, रीजन क्या, सारे कार्बन कहीं ना किसी न किसी कार्बन के साथ में वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसी वजह से वो क्या काम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होता है आपका डायमंड। इतनी चीज क्लियर होगी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है रीजन में आपका, ठीक है बेटा। अगली चीज की बात कर लेते हैं, तो अगली जो चीज है हमारे पास में वो है आपका ग्रेफाइट। क्या है बेटा, वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या भैया, मैंने आपको बता दिया, जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो निब है उसमें जो प्रेजेंट होता है वही है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। आप सभी को पता है कैसा होता है ये ग्रेफाइट, जो होता है ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है ग्रेफाइट,
ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना, लाइटर देन डायमंड, यानी कि डायमंड से हल्का भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। कैसा होता है? हल्का होता है, सॉफ्ट, नहीं टूट जाती है, पेंसिल की निब देखी होगी तुमने, ब्लैक कलर की होती है और नहीं टूट जाती है, वो ऐसी इजीली सॉफ्ट होती है। और स्लिपरी टू टच, यानी कैसी होती है? बहुत स्मूथ सा, चिकना सा आपको फील होता है जब उसको छू कर देखते हो उसको, ठीक है जी। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करते हैं। तो देखा यहाँ पर इसकी डायमंड की और किसकी? ग्रेफाइट की, यानी देखो स्टेट तो दोनों की सेम है। एलोट्रॉप्स मैंने वही तो बताया कि सेम एलिमेंट की स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर आपकी डिफरेंट हो, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो, दोनों की सेम होनी चाहिए। देखो ये भी आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट अगर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल की प्रॉपर्टी की बात की जाए ना, ठीक है ना, देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी देखो इसकी अलग है और इसकी अलग देखने को मिल रही है। समझ में बात ये नहीं है? तो ये क्या होता है? देखो ये ब्लैक होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ये डायमंड से हल्का होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है? भारी होता है। ये सॉफ्ट होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। यही बात तो बता रहा हूँ। और दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना? है दोनों में डिफरेंट। तो इसीलिए तो ये तो एलोट्रॉप्स है कार्बन के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की एक जैसी होंगी। क्यों? रीजन क्या उन चीजों का? क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन से बना हुआ है। इट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ O2 टू फॉर्म CO2, मतलब ये क्या काम करते हैं? जब इसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलाता है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ नहीं निकालता और सिर्फ ऐश बचती है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो आपका क्या है? ग्रेफाइट है बेटा, वो भी किससे मिलकर बना है? कार्बन से ही मिलकर बना है। तो इसलिए ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप्स है, किसका? कार्बन का। समझ में आएगी बात ये? अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेंगे किसकी? ग्रेफाइट की। अगर स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ग्रेफाइट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको पता ही है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद ए गैंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। इसमें भी क्योंकि आपको पता है कार्बन से मिलकर बना है, तो इसमें भी 100% कोवलेंट बॉन्ड तो हो गई। इसमें भी जो कार्बन होंगे वो भी किससे मिलकर बने होंगे? वो उनमें के बीच में भी जो बॉन्ड होगा कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। मेड अप ऑफ द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न में इनका क्या होता है? आपस में ये लेयर बनी होती है कार्बन की, और इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। और इसमें केवल देखो यहाँ पर देख लो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसमें केवल कितने? 3 कार्बन ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन जो रहता है वो फ्री होता है। इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, जबकि आपका जो डायमंड होता है, डायमंड में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। रीजन क्या उस चीज का? क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, जबकि इसमें एक कार्बन फ्री रहता है। इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से जो आपका ग्रेफाइट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इतनी चीज क्लियर है? कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जितने भी हमारे पास में कार्बन कंपाउंड होंगे ना, चाहे वो कितने भी हों, सारे के सारे वो सभी के सभी आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो या फिर उनको कार्बनिक कंपाउंड बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक या फिर कार्बनिक कंपाउंड देख लेते हैं एक्चुअली में होते क्या। देखो बड़ा मतलब कि यहाँ से देखो ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए, मतलब थोड़ा सा हार्ड भी है। अगर यहाँ से आप इन चीजों को समझ लोगे तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो हम क्या बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों का हमने क्या काम कर दिया है? 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। कितने टाइप में? 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहला कौन सा लिख दिया हमने? पहला लिख दिया हमने ओपन चेन। कौन सा? ओपन चेन, ठीक है ना, कंपाउंड, ठीक है ना। और दूसरा लिख दिया क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन, ठीक है ना, कंपाउंड। बात समझ में आई? अब ये ओपन चेन और क्लोज चेन क्या है भाई? ओपन चेन और क्लोज चेन, ओपन मतलब क्या होता है? ओपन चेन में सारे के सारे जो आपके क्या होंगे? स्ट्रक्चर होंगे वो ओपन होंगे, लाइक दैट। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पर लिख दिया तो ये आपका ओपन चेन है। ओपन चेन क्यों है? क्योंकि इसका पहला वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में क्या नहीं हो रहे हैं? आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, आपस में मिल रहे नहीं है, क्योंकि पहला वाला और लास्ट वाला, इसलिए ओपन चेन है। और इन ओपन चेन कंपाउंडों को हम क्या भी बोलते हैं बेटा? ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। सही है जी, क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। सही है जी, एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लोज चेन में क्या होगा जी? क्लोज चेन में बेटा मैंने जैसे आपको बोला, क्लोज चेन में आपकी जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्लोज्ड होंगी।
कैसी होंगी, इस टाइप से, ऐसे आपकी क्लोज होंगी। ये भी हो सकती है, या फिर आपकी ये भी हो सकती है ऐसे, ठीक है ना, या फिर आपकी इस टाइप से भी हो सकती है, या फिर आपकी ये वाली भी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो कोई सी भी आपकी ये सब की सब ये क्या है, आपकी क्लोज चेन है। क्या है, ये सारी की सारी आपकी क्लोज चेन है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल किसके बारे में, ओपन चेन कंपाउंड के बारे में। तो ओपन चेन कंपाउंड की अगर मैं बात कर लूं तो ये भी कितने होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। और दूसरे होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ये होते हैं। दो तरीका के आपके क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किन्हें कहेंगे भैया, जो केवल किससे मिलकर बने होंगे, हाइड्रोजन से एंड किसके, कार्बन से। हाइड्रोजन से और कार्बन से जो मिलकर बने होंगे ना, वो सब के सब हाइड्रोकार्बन से। बेटा देखो कैसे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ CH4 C2H6, ठीक है ना, ये सब के सब सही है। और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, C3H8 C4H10, ठीक है, कुछ भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, जो केवल और केवल किससे मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलते बनते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। समझ में आई इतनी बात, क्लियर है। देन इसके बाद में हाइड्रोकार्बन के बाद में क्या आ जाता है, हाइड्रोकार्बन के बाद में आ जाता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, अब ये डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है बेटा, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो चीज जिससे मिलकर बनी है वो होता है डेरिवेटिव्स। नहीं पता, नहीं समझा, देखो जैसे मार्कर, चलो ये मार्कर है, ये मार्कर किससे मिलकर बना बेटा, प्लास्टिक से। और इसके अंदर क्या एक रिफिल है, तो रिफिल से और किससे, प्लास्टिक से मिलकर बना है, तो इसलिए ये किसका डेरिवेटिव्स हुआ, प्लास्टिक का। समझ में बात ये नहीं है। ये बोर्ड किससे मिलकर बना है, आप बोलोगे सर लकड़ी से, तो ये किसका डेरिवेटिव्स हुआ, लकड़ी का। तो इसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स किन्हें कहेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स उन्हें कहेंगे जो हाइड्रोजन से और उनसे किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होंगे, वो होंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। लाइक दैट, जैसे मैंने भी बोला CH4 ये आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें मैंने OH जोड़ दिया, तो क्या हो गया, एक जब जुड़ेगा यहां से तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CH3OH आ गया। तो ये जो हो गया CH3OH C2H5OH या H3CHO, ये सब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं, सही है। इनके बारे में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इनको आप पढ़ोगे 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ोगे इन चीज को, ठीक है। तो अभी अगर ये चीज समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो भी ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात कर लूं तो बेटा हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं आपके, हाइड्रोकार्बन भी 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 कैसे अभी बताऊंगा, जरा समझो जरा, ठीक है ना। चलो मैं लिखे देता हूं, चलो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सैचुरेटेड, क्या होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, सही है जी। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन कौन से आ जाते हैं भैया, सैचुरेटेड में केवल केवल एक आता है, कौन सा आता है, वो होता है आपका एल्केन। क्या होता है, एल्केन होता है जी। समझ में आई बात, है नहीं इतनी कंफर्म है, यानी जिनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वही केवल सैचुरेटेड कहलाएंगे, यानी एल्केन जो होंगे वो आपके सैचुरेटेड होंगे। और इसमें कितने आ जाते हैं, इसमें 2 आ जाते हैं। कौन कौन सा, एल्कीन, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका एल्काइन, सही है जी। यानी इसमें होता है डबल बॉन्ड और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यानी हाइड्रोकार्बन जो हुई है 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किन्हें कहेंगे, जिनमें केवल केवल सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड है, और जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्कीन और एल्काइन होगा वो हो गया आपके अनसैचुरेटेड। इतनी चीज क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा। क्या पढ़ा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या रखा हमने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने क्या रखा था भैया, इसमें रखा था हमने कौन सा, एल्केन। क्या रखा था, एल्केन रखा था जी इनमें, ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड में क्या रखे थे, दो चीज रखी थी, ठीक है ना। कौन कौन से, एक रखी थी हमने एल्कीन और दूसरी रखी थी हमने एल्काइन। तो वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन वैसे क्या है, नॉर्मल में दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो मैं इनको बोल रहा था तीन टाइप्स के, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम किसकी बात कर लेते हैं, इन्हीं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है। यहीं से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। एल्केन भैया जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस कितना होता है 2, इसका फॉर्मूला CnH2n होता है, और इसका फॉर्मूला CnH2n माइनस 2 होता है। तो ये इनके फॉर्मूले हो गए, याद कर लेना, ठीक है। याद नहीं होंगे तो अभी भी इनकी ट्रिक बताऊंगा। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड बेटा, इसमें होता है डबल बॉन्ड, और इसमें होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड कहलाएगा, एल्केन है। डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड एल्काइन है। क्लियर है। इनके सुफिक्स में अगर बात कर ली जाए तो क्या आ रहा है, एन। तो इनके सुफिक्स में आप क्या लगाओगे रे बच्चे, जल्दी बोला करो, एन लगाओगे। आप बोलोगे सर एन। इसके सुफिक्स में क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर जी इन आ रहा है, तो इनके सुफिक्स में लगाएंगे एन। इनके सुफिक्स में क्या लगाएंगे सर जी, लास्ट में आइन आ रहा है, तो इनके सुफिक्स में लगाएंगे हम आइन। इतनी चीज क्लियर है, चीज क्लियर है। तो एल्केन किसे कहेंगे भाई, एल्केन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन विच द फॉर्मूला इज CnH2n+2 एंड दे हैव सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। एंड द सुफिक्स क्या होगा इनका, एन। समझ में। तो एल्केन किन्हें कहेंगे, जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सुफिक्स में लगाते हैं वी ऐड, ठीक है ना, एन इन सुफिक्स। यानी हम क्या करेंगे, सुफिक्स में क्या लगाएंगे, एन। एल्कीन किसे कहेंगे, जिनका फॉर्मूला CnH2n होगा, डबल बॉन्ड होगा, इनके सुफिक्स में इन लगाएंगे। एल्काइन क्या होगा, CnH2n-2 होगा, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। यहीं से आपके स्टार्ट हो जाएगी IUPAC नेमिंग। पहले इस चीज को समझ लो कि एक्चुअली में इनको हम, कोई आपको एक नंबर दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, देखो जैसे मैंने बोला C4H10। अब आपको पता ही नहीं है C4H10 ये एल्केन है, एल्कीन है, या फिर एल्काइन है, तो आप कैसे किसी का नाम रख पाओगे और कैसे इन चीजों को कर पाओगे। तो सबसे पहले तो बात यही है कि सबसे पहले हमें ये देखना कि ये एल्केन है, एल्कीन है, या फिर एल्काइन है, ये वाला कंपाउंड। तो इसे देखने के लिए पहला तरीका है कि आप क्या काम करो, फॉर्मूले में रखकर इसको देख लो। एन की वैल्यू जो यहाँ पर 4 है, एन की वैल्यू वो रखनी है जो यहाँ पर कार्बन की संख्या है। आप देख लीजिए इससे फॉर्म से नॉर्मली कि हाँ भैया इससे है या नहीं। देखो कैसे, मैं सबसे पहले आपको किससे बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं फॉर्मूले से रखना बता रहा हूँ। जैसे यहाँ सी है, एन की वैल्यू आप क्या रखोगे, 4 रखोगे, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू मैंने बोल दिया कितना रखनी है आपको, 4 और प्लस के 2, तो कितना हो गया C4H, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो सही है भैया, C4H10 बनना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। अरे सही है, समझ में आई बात या नहीं। एक दूसरा फॉर्मूला अगर मैंने बोला, मैं बोलता C5H10 है, तो बताओ ये एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन। तो आप कहोगे सर फॉर्मूले में रख के देख लेते, ठीक है बेटा, रखो फॉर्मूले में। तो सी, एन की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 है तो 5 रखोगे। H 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 5 और प्लस के 2, कितना हो गया C5H, 5 2 10 और 12, यहाँ तो 12 आ रहा, लेकिन यहाँ कितना 10 है, तो क्या ये एल्केन होगा, आप बोलोगे नहीं सर ये एल्केन नहीं होगा। ठीक है, इस वाले में रख के देख लो, सी एन की वैल्यू कितनी रखोगे, आप बोलोगे सर 5 रखेंगे। H 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू कितनी रखोगे, सर बोलोगे 5 रखेंगे, तो C5H10। बिल्कुल सही बात है, C5H10 किसमें बन रहा है फॉर्मूला, जब हम एल्कीन में रख लें। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये एल्कीन हो गया। क्या हो गया, इसका मतलब ये एल्कीन हो गया। ऐसे देखना है आपका फॉर्मूले में रख के। अब यहां से बात आ जाती है कि यार फॉर्मूले में ऐसे हम चेक करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। विदाउट फॉर्मूला कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिसे हम विदाउट फॉर्मूला देख के ही पहचान ले कि हाँ ये एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन। चलो उसको भी बताता हूँ मैं, कैसे देखोगे कि कोई चीज एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन। तो इनको मैं ऐसे ही लेने देता हूँ, अभी फिलहाल बताओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, इसका फॉर्मूला देखो जरा, सभी का फॉर्मूला क्या बन रहा है रे, सभी का फॉर्मूला आप बोलोगे सर इनमें एक चीज कॉमन है तीनों में, CnH2n, CnH2n, CnH2n। सही है जी, तीनों में एक चीज कॉमन है। याद करने का भी तरीका बता रहा हूं इन फॉर्मूला का। CnH2n, जल्दी बोलो क्या, CnH2n, 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 तीनों में CnH2n, CnH2n, CnH2n सेम है। एल्केन में क्या है, +2 हो रहा है, एल्कीन में कुछ नहीं हो रहा, ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा। एल्काइन में क्या है, आप बोलोगे सर -2 हो रहा है। तो बस तो यही चीज याद रखनी है।
भाई ये चीज तो कॉमन ही है, CnH2n CnH2n CnH2n, बात तो यहाँ की कर लेते हैं। इसमें एल्केन में +2 हो रहा और एल्काइन में -2 हो रहा, बस इतना याद कर लेना, बात आप देख के पहचान जाओगे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। जैसे यहां पर बात करूं मैं, पहले इनमें से छोड़कर मैं एक अलग बताता हूं। जैसे मान के चलो मैंने लिखा C3H4, ये लिख दिया C3H4। बताओ अब ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? आप तो फॉर्मूले में रखने लग जाओगे, है या नहीं है? नॉर्मल कैसे बताओगे? तो आपने क्या काम कर लेना है अपने मन में, ठीक है ना, बस मैं करके बता रहा हूं। पहले यहाँ पर इस कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, कर दीजिए, आपने कर दी, ठीक है। 2 3 जा 6, आप बोलोगे सर यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहां से यहां तक जाने पर यहाँ पर कितना है? आप बोलोगे सर 4 है। यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, यहां से यहां तक जाने में क्या हुआ? आप बोलोगे सर यहाँ से यहां तक जाने में 2 कम हो गया, तो क्या हो गया? 2 कम, माइनस के 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये माइनस का 2 हो गया और माइनस के 2 किस में होते हैं? आप बोलोगे सर एल्काइन में, तो बस ये क्या हो गया? एल्काइन। क्या हो गया? ये एल्काइन हो गया। ऐसी ट्रिक समझ में बात ये नहीं है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ आप। समझ में आई बात? ये नहीं है। चलो तो ये एल्काइन हो गया। अब बोलोगे सर नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई, ठीक है, आ जाओ जरा इसको देख लेते हैं। वैसे मैंने लिख रखा एल्केन है, इस वाले फॉर्मूले से करके देखो जो मैंने भी बताया। 2 से मल्टीप्लाई करो जी, कर दी, 2 4 जा 8। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 8 है और यहाँ पर कितना है? आप बोलोगे सर 10 है। यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या हुआ? आप बोलोगे सर यहाँ तो 8 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर जाने पर क्या हुआ? सर आप बोलोगे 2 प्लस कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। तो +2 किस में होता है बेटा? एल्केन में। तो यही तो बताया कि ये भी क्या है? एल्केन। अरे यही तो चीज बताई थी अभी। अब आ जाओ इस पे, चला देखो जल्दी से। इसमें क्या करना है आपको? 2 से मल्टीप्लाई करनी है कार्बन में। कितना हो गया? 2 5 जा 10। यहाँ पर 10 है, अब यहाँ पर आ जाओ, अरे यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, बराबर है ना, प्लस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ना माइनस हो रहा। किसमें नहीं होता प्लस माइनस? एल्कीन में। तो बस तो ये क्या हो गया? अभी बताया था ना क्या है ये? एल्कीन। सिंपल। ऐसे आपको देख लेना है और बता देना कि हाँ बताओ जी ये क्या है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, सारे के सारे अगर तुम पे आ रहा है यहाँ से तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो कौन सी चीज क्या है। पहला मैंने आपको बताया कौन सा? C5H12, बताओ क्या है ये? दूसरा बोला मैंने सर दूसरा लिखो जल्दी से। सर मैंने लिख दिया C6H12, ठीक है ना। तीसरा बोला सर मैंने लिखा C7H, कितना लिखूं भाई? 16, ठीक है ना। बताओ जल्दी से कमेंट में, जल्दी से बता दो ये तीनों क्या है, कौन सा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है? तीनों के तीनों मेरे को फटाफट बता दो जल्दी से, फटाफट बेटा, कौन सी चीज क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जल्दी से जल्दी। सभी ने लिख दिया? लिख दिया। चलो तो मैं बता देता हूँ क्या है। ये क्या है आपका भाई? आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 2 5 जा 10, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है? आप बोलोगे सर 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या बोलोगे? सर +2 हुआ। +2 किस में होता है? आप बोलोगे सर एल्केन में। तो इसलिए ये क्या हो गया भैया? ये हो गया एल्केन। क्या हो गया? ये एल्केन। अब आ जाओ इस पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। इसका मतलब ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, जिसमें ना प्लस ना माइनस क्या होते हैं? एल्कीन। क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। इसमें आ जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना है? 16 है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर +2, और +2 में किसमें होता है? अरे एल्कीन। तो बस तो ये क्या हो गया? एल्केन। ऐसे आपको क्या करना? पहचान लेना कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है आपको तो आगे आप IUPAC भी नाम रख पाओगे, सब कुछ पढ़ पाओगे, टेंशन मत लो। ये चीज क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चले आगे अब, चलो जी। ठीक है बच्चों लोगों, तो आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गई है कि एक्चुअली में क्या चीज कौन सी है। अब जरा हम क्या काम कर लेते हैं, अब हम जरा इनके IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। तो अगला हेडिंग है आपका IUPAC नेमिंग। क्या कर लेते हैं? IUPAC, ठीक है ना। ये एक इंटरनेशनल फॉर्म होती है IUPAC। अगर बहुत बड़े कार्बन, देखो आपको पता है कार्बन 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 आपस में मिलेंगे और बहुत सारी एक लॉन्ग लंबी चेन बनाएंगे, तो इतने बड़े लंबे कंपाउंडों का हम नाम कैसे करें? तो उनका नाम रखने के लिए एक सिस्टम जिसको बोलते हैं IUPAC सिस्टम। समझ में बात है? तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? IUPAC के थ्रू, IUPAC के थ्रू जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं ना, तो बहुत बहुत बड़े 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 कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उनका हम नाम रख सकते हैं। बस ये है आपका IUPAC नेम, ठीक है बेटा। चलो, तो इसके लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ रूल होते हैं, उन रूलों को पढ़ेंगे और देन उसके बाद में IUPAC नाम कर देंगे। क्लियर? बात क्लियर है? इतनी सी बात है बस। चलो, पहला रूल
आप काउंटिंग कैसे करते हो? हिंदी में काउंटिंग सर जी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। बचपन में पढ़ा होगा, अब तो खैर तुमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे टाइम में हिंदी में ऐसे ही पढ़ते थे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। समझ में बात ही नहीं है। उसके बाद में आप बोलोगे या फिर 1 2 3 4, आज की डेट में तो 1 2 3 4 बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और अगर मैंने बोला सर जी इसी को इंग्लिश में बोलो काउंटिंग को, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे सर जी? 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैं बोलने लगू सर जी संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे इसको 1 2 3 को? तो संस्कृत में पढ़ेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच, ऐसी तो पढ़ते हो आप। ऐसी ही अपनी क्या होती है, केमिस्ट्री की भी खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है। इन पहले को एक को क्या बोलेंगे? एक को बोलते हैं हम सर जी मैथ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैथ। दो को क्या बोलेंगे? अगर कार्बन के दो हैं तो क्या बोलोगे सर जी? बोलोगे एट। क्या बोलोगे? एट। सही है। ठीक है। तीन है तो क्या लिखेंगे? प्रॉप। सही है जी। अरे ठीक है, ऐसे ही लिख लेंगे हम सभी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद में यहाँ लिख देता हूँ 8 9 10। बस 10 तक ही रहने देंगे, आपके सिलेबस में 10 तक ही बस काफी है। 4 है तो 4 के लिए क्या लगेंगे? आप बोलोगे सर जी ब्यूट। 5 के लिए सर जी पैंट, ठीक है। 6 के लिए सर जी हैक्स। 7 के लिए हैप्ट, ठीक है ना। 8 के लिए ऑप्ट, ठीक है। 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैक। सही है जी भैया जी। ऐसे हम इनको काउंटिंग कर सकते हैं। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एट, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हैक, 7 के लिए हैक, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक। बस क्लियर। अरे यही तो करना है, बस नाम लिख दिया। आप समझो जरा, देखो चलो। मैंने बोला सर जी हमें नाम लिखना है C4H10 का। C4H10 का कैसे नाम रखें हम इसका? सर जी बहुत आसान है। हाँ सच में बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो कंपाउंड है ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? रख दोगे सर जी, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, बिल्कुल। 2 4 जा 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो 10 है, मतलब +2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सर जी एल्केन हो गया। क्या हो गया? एल्केन। अरे सही है, मैं कहां से? एल्केन। सही है जी। क्या है ये? एल्केन। इतनी चीज तो कन्फर्म होगी, एल्केन है ये, ठीक है जी। हमारे पास में कार्बन के कितने हैं? आप बोलोगे सर जी 4। तो 4 के लिए कितने लगाएंगे बेटा? लगा दो ना 4 के लिए। आप बोलोगे सर ब्यूट। क्या लगाओगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, मैंने बताया था एल्केन है। एल्केन है तो इसकी सुफिक्स में क्या लगाओगे? सर जी आप बोलोगे एन। रख दिया नाम, क्या रख दिया? ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। लो, इतना सा था नाम का, है ना। मैंने बोला था ना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कोनो दिक्कत भी बात ना आ रहे दादा। अब एक और, जैसे मैंने बोला सर जी C5H10 नाम रख दो इसका जल्दी से, है ना। देखता हूं कौन सबसे पहले कमेंट में बताता, जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो यार। तुम वीडियो देख लेते हो लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हो। पता नहीं यार कैसे बंदे हो तुम, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से फटाफट, ठीक है ना। ये वीडियो में मेहनत लगती है हमारी, ठीक है ना। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो यार, पहुंचा दो 1K 2K 3K। समझ में बात है नहीं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो अपने यार दोस्तों को जितना भी है ना, कि हाँ यहाँ चैनल पर बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, ये यहाँ चैनल पर पूरी वीडियो आएंगी आपकी। जब तक आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो इसका नाम रख देते हैं कि नाम क्या है भैया। तो रखो, सबसे पहले तो इसको देख लो ना, क्या है ये? 2 5 जा 10। सर जी यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, क्या करें? कुछ नहीं करो। अरे जिसमें ना तो प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, क्या हो गया? आप बोलोगे सर ये तो एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है ये तो। अरे ठीक है भाई, वाह, एल्कीन है। हाँ बिल्कुल एल्कीन है। तो चलो एल्कीन है तो नाम कैसे रखेंगे भैया इसका? कार्बन के कितने हैं सर जी? आप बोलोगे 5 है। 5 के लिए क्या रखेंगे सर जी? आप बोलोगे पेंट, ठीक है ना। और एल्कीन है, एल्कीन के सुफिक्स में क्या लगाते हैं सर जी? आप बोलोगे ईन लगाते हैं। ईन, क्या लगाते हैं? ईन। नाम क्या हो गया? पेंटीन। कौन सा पेंटीन? अरे शैम्पू वाला पेंटीन नहीं है कि शैम्पू वाला पेंटीन, वो पेंटीन नहीं है, अलग पेंटीन है, ठीक है। समझ में आई बात? चलो जी जल्दी से राइट डाउन कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेके आगे चले। हो गया जी। चलो आगे चलते हैं। धांसू तरीके से पढ़ना बेटा, धांसू तरीके से तैयारी करते रहना किसी को भी। अब आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन चांस है, ठीक है। वेस्ट मत करो टाइम को इधर उधर की बातों में। सिर्फ और सिर्फ जहां भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी लगे, जिस चैनल पर आपको सही से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वहां पर आप रुक के और पढ़ें। बस टाइम बर्बाद ना करें कि इधर से उधर गए, उधर से उधर जा रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, या मान के चलो आप इधर उधर की वीडियो देख रहे हो। आप अपना जो एम है उसको फोकस करो, और फोकस करने के बाद में चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। आपके पास में टाइम नहीं है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला जैसे मैंने बोला C8H
18। सर जी नाम रख दो इसका, ठीक है रख देंगे, बहुत अच्छी। पहले देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन, सर जी पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दी, 2 8 जा 16, यहाँ पर सर जी 16 और यहाँ पर तो 18 है, सर जी क्या हो गया +2 हो गया जी, +2 है तो इसका मतलब क्या है, वो एल्केन है जी, ठीक है पता चल गया एल्केन है, क्या है ये एल्केन है, इतना तो पता चल गया है एल्केन। लिखो या मत लिखो, अब तो 8 है, 8 के क्या लगाएंगे ऑक्ट, आप बोलोगे सर जी ऑक्ट लगाएंगे, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, एल्केन के लिए सुफिक्स में क्या लगाते हो एन, तो लगा दिया एन, तो नाम क्या हो गया ऑक्टेन, ऑक्टेन ऐसे नाम हो जाएगा। कंफर्म चीजें समझ में आ गई, तो ऐसे आप नाम रख सकते हो यार किसी का भी, डोंट वरी, मैंने बता दिया ना आपको, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, सही है। ये आपका नाम भी रखना सीख गए आप, बहुत इजी था। अब हमारे पास में और भी चीजें हैं, ये तो सिर्फ वन टाइप के आपका क्या था नोमेनक्लेचर था, अभी और भी है। इससे पहले आप क्या काम कर लो, इससे पहले आप पढ़ लो बेटा फंक्शनल ग्रुप, क्या पढ़ लो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जी, कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, बस देख लीजिए कौन कौन से। सबसे पहले होता है अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल, जिसके हम क्या होता है, जिसका होता है OH, अगर कहीं आपको दिख जाए OH लगा हुआ किसी भी कंपाउंड में तो समझ जाइए वो क्या है अल्कोहल, ठीक है ना, क्या है अल्कोहल। इसके सुफिक्स में क्या लगाते हैं जी मेरे बच्चों, इसके सुफिक्स में लगाते हैं अल, ऑल, क्या लगाते हैं OL, ऑल, सही है जी, क्या लगाते हैं ऑल लगाते हैं। नंबर 2 हमारे पास में, नंबर 2 क्या है अल्कोहल के बाद में, अल्कोहल के बाद में है बेटा हमारे पास में एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, आप बोलोगे सर जी CHO, क्या है CHO, इसके लिए क्या लगाते हैं सर जी, आप बोलोगे इसके लिए तो हम क्या लगाएंगे अल लगाएंगे, AL, याद रखना अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, AL, ठीक है। तीसरा होता है सर जी, आप बोलोगे तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है सर जी कीटोन, क्या होता है कीटोन, कीटोन क्या होता है CO ग्रुप जो होता है आपका कीटोन होता है बेटा, और इसके लिए क्या लगाओगे सर जी, आप बोलोगे कीटोन के लिए तो हम ऑन लगाते हैं जी, ONE, क्या लगाते हैं ONE कीटोन, ठीक है। कीटोन के बाद में और एक आध दो रह रहा है, बोलो बोलो बोलो, हाँ रह रहा है सर जी, चौथा कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, CA, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, अगर COOH कहीं पर दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। और इसके लिए क्या लगाते हैं हम सर जी ओइक एसिड लगाओगे, क्या लगाओगे, मैं तो ओइक एसिड लगाऊंगा, किसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कंफर्म चीजें समझ में आ गई, बोलो जल्दी से। अगला आता है आपका 5वां पॉइंट है आपका ईथर, क्या आता है ईथर, ईथर के लिए क्या होता है, ईथर होता है बेटा आपका O, ये ऐसा दिख जाए ना बीच में O तो ये ईथर होते हैं। इसके लिए क्या लगाते हैं ऑक्सी, ऑक्सी एल्कोक्सी होता है वैसे तो, बट इसके लिए हम क्या लगाएंगे ऑक्सी लगाएंगे, ऑक्सी, ठीक है। छठा आ जाता है आपका, छठा कौन सा आता है, छठा आता है सर जी हमारे पास में वो आता है हेलोजन, क्या हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, फिर कल बाहर आई अंटी, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके हेलोजन ग्रुप हैं, क्या है हेलोजन ग्रुप कौन कौन से हैं, X ग्रुप को हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, फिर कल बाहर आई अंटी, ये सब के सब हेलोजन ग्रुप क्या है, सब के सब हेलोजन ग्रुप। तो चलो F के लिए क्या लगाएंगे सर जी, F के लिए लगाएंगे फ्लोरो, क्या लगाएंगे फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, क्लोरो, इसके लिए Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, आइडो, समझ में बात ये नहीं, ऐसे समझ गए। इनके लिए सबके मैंने लिख दिए, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीजें, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट, बी फास्ट। तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप देखे, क्या देखे फंक्शनल ग्रुप, इनका नाम भी हम अभी रखेंगे, बट आपके जो कार्बन थे ना, कार्बनिक कंपाउंड थे, उनको हम पहले ओपन करना सीख लें कि कार्बनिक कंपाउंड है उनको कैसे ओपन किया जा सकता है। ओके समझ गए, चलो जी। जैसे पहला मैंने एक चीज लिखी, जैसे मैंने लिखा C3H8, ये लिख दी, इसको हम कैसे ओपन करके लिखेंगे जी सर, ये समझा दो हमें। ठीक है जी समझा देते हैं।
पहले ये देखो कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। सर जी हम इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई मन मन में कर दो, 3 2 6, 6 बैठ रहा है और यहाँ पर +2 है, और +2 किसमें होता है जी? एल्केन में। तो इसका मतलब 100% ये एल्केन ही है। क्या है? एल्केन है जी ये। ओके, चीज समझ गए? एल्केन। ठीक है जी, एल्केन। इसको कैसे ओपन करेंगे? ओपन करने के लिए सबसे पहले कार्बन है, कार्बन के 3, 1 2 3, और सभी में क्योंकि एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो सभी में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। दूसरी बात, कार्बन को सिर्फ आपको 4 ही बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 तो इसके पास में होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत होती है? आप बोलेंगे सर जी 4 तो है ना, 4 की और जरूरत है इसको बॉन्ड की। 1 2 3 4, 4 यहां से हो गया 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो आपको किसी भी कीमत पर कार्बन के 4 ही बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। ओहो, नाराज हो गए। ठीक है, तो कार्बन के कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब है एक एक तो कंप्लीट। क्यों कंप्लीट? इसलिए कंप्लीट क्योंकि तो एक तो बॉन्ड यहीं बन गया, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन का भी ये है और इस वाले कार्बन का भी ये है। ठीक है, इसको कितने की जरूरत है दादा? बोलोगे सर आपको इसको 3 की जरूरत है, तभी तो कितने होंगे? 1 2 3 4, और इनके साथ में क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन है ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन जोड़ दो। जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन कार्बन के साथ में। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के तो 4 हो गए। अब जरा इस वाले कार्बन के आ जाओ, कितने हो गए? 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बस यहाँ जोड़ दो। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 इसके हो गए। इसको कितने की जरूरत है? 1 तो है, 3 की और जरूरत है। यहाँ पर क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये लो बन गई, ओपन कर दिया। तो देखो कार्बन के 3, 1 2 3, हाइड्रोजन क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो। तो ऐसे आपको क्या काम कर लेनी है? चैनों को ओपन कर लेना है। तो ये आपको ओपन भी होगी लो जी, कार्बन की चैन। ठीक है, सारी चीज समझा दूंगा, डोंट वरी, टेक टेंशन। ठीक है ना, डोंट टेक टेंशन। तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो एक और जरा ओपन करके दिखा देता हूँ, तो कैसे हम इसको ओपन करेंगे। जैसे मैंने बोला C5H10 है, C5H10। सबसे पहले समझिएगा ई का होगा वह, इतना मोटा कागज चल रहा था। चलो C5H10 कैसे लिखे इसको भाई? सबसे पहले देखो कि 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है भैया। क्या है ये? एल्कीन है। ठीक है जी, चलो जी, एल्कीन है, इतना तो कंफर्म हो गया ये एल्कीन है। इसके बाद में कार्बन के कितने? 5, 5 लिख लो, 1 2 3 4 और 5। और एल्कीन है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। ये हमारी चैन है, बोले तो हमारी चैन है, हम जहां चाहें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं। ये लो मैंने यहाँ लगा दिया, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो। आपकी मर्जी है, जहां चाहो आप वहां पर कार्बन के बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है जी, यहाँ लगा दिया मैंने। तो इसको कितने की जरूरत है? अब देखो, आप बोलोगे सर एक तो है इसके पास में, ठीक है जी एक है, कितने की और जरूरत है? आप बोलोगे सर जी 3 की और जरूरत है इसे, 3 की। तो तभी तो 1 2 3 4 होंगे और इनकी जगह पर क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। ये लो, इसको देखो, इस वाले कार्बन के कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। आप बोलेगे सर कितने की जरूरत है? 1 की। तो 1 ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया। इसके भी देखो, इस वाले कार्बन के भी 1 2 3 4। अब बोलोगे सर इस कार्बन के 1 2 3 तो है, कितने की जरूरत है? सर जी 1 की। ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, आपकी मर्जी। इस वाले कार्बन के कितने? 1 2, कितने की जरूरत है? सर जी 2 की और जरूरत है, ले। इसके सर जी 3 की जरूरत है, तो हाइड्रोजन जोड़ दो। ये लो, कार्बन के कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के। हाइड्रोजन के कितने? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कार्बन के 4 भी हैं और हर जगह मैंने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप क्या काम कर सकते हो? इनको ओपन कर सकते हो। समझ गई? क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर है तो जल्दी जल्दी से फिर, अगर क्लियर है सारी चीजें तो कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहो भाई, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा हो तो। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, चलो इसके बाद में हम क्या कर लेते हैं? टाइप नंबर 2 के आईयूपीएसी नाम कर लेते हैं। टाइप नंबर 2, 1 के तो हमने नॉर्मल कर लिए थे, टाइप नंबर 2 के अब आईयूपीएसी नाम करेंगे हम। करो जी सर जी, कैसे करना है टाइप नंबर 2 के? ऐसे दिए होंगे ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH3। सर जी इसका कैसे नाम रखें? बता दो सर जी कैसे रखें? बहुत ईजी है, इनका तो और भी ईजी है नाम रखना। ठीक है, तो जहां से चाहो आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। तो टोटल कितने कार्बन के? आप बोलोगे सर 4। 4 के लिए क्या लगाते हो? आप बोलोगे सर जी ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या लगाओगे? सर जी एन, ब्यूटेन। ये लो, टाइप नंबर ऐसे होंगे। अब इनमें क्या दिया होगा? इनमें कुछ चीजें दी हुई होंगी, यानी इनके साथ में ये चीज जोड़ दी जाएगी, जैसे CH3
CH2 CH और यहाँ पर क्या होगा, मैंने लिख दिया CH3 CH2 और यहाँ पर क्या लिख दिया CH3। ठीक है जी। ऐसे अब कैसे इसका नाम रखें भाई, क्या तरीका है इसका नाम रखने का? तो देखो अगर ये कार्बन के यानी कार्बन चैन के बीच में अगर ये चीज आ जाती है CH3 तो इसका नाम, इसको बोलते हैं हम क्या, इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। याद रख लेना बेटा। और अगर C2H5 आ जाए तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। बस इतना चीज याद रख लो बेटा। CH3 को इथाइल और C2H5 को, अरे यार गलत हो गया बे, हैं गलत 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 गलत। CH3 को बोलेंगे हम मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। और ठीक है मिथाइल। और C2H5 को बोलेंगे इथाइल। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया बे, सही है। CH3 को बोलेंगे मिथाइल और C2H5 को बोलेंगे हम इथाइल। बस ये चीज और याद कर लेनी है। अब तुम बोलोगे सर ये तुमने चैन कैसे लिख दी, कहीं पर कार्बन के साथ में 3 लिख रखा, कहीं पर 2 लिख रखा, कहीं पर 1 लिख रखा, कहीं पर 3, कहीं पर 2। सर जी ये लिख क्यों दी? बेटा मैंने तुमसे पहले ही बोला है कार्बन के 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कार्बन के 4। देखो इसको ओपन करते हो तो कार्बन और इसके साथ में हाइड्रोजन के 3 जुड़े हुए हैं, तो ये और एक बॉन्ड यहाँ भी है, तो इसलिए कार्बन के साथ में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 क्यों है? क्योंकि सर जी यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 2 ही की तो जरूरत है। और सिंगल बॉन्ड इसके साथ में फिर एक ही हाइड्रोजन क्यों है बोलो? और यहाँ पर क्या है इसके साथ में? एक C। तो देखो हर किसी के 4 कंप्लीट करने के लिए ही यहाँ पर किसी के साथ में 3 3 और 1 4, यहाँ पर 2 3 4। कार्बन के 4 कंप्लीट करने के लिए कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर 1। देखो यहाँ पर 1 क्यों लिखा मैंने हाइड्रोजन का? क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड तो वैसे बन रहे हो, एक ये हाइड्रोजन का 4 नहीं होगे। 2 यहाँ पर है हाइड्रोजन के, 2 बॉन्ड तो ये हो गए 3 और 4, मतलब 4 बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये मैंने ऐसे लिखा है। कभी सोच रहे हो अभी आप? ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छी बात है। चलो तो इसका नाम कैसे रखेंगे? सर जी जहां से ये चीज पास पड़ जाए ना, ये दोनों की दोनों चीज CH3 C2H5, उधर से ही काउंटिंग करेंगे हम। इधर से देखो 1 2 3, इधर से तो 3 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 ये भी 3 नंबर पर है। तो दोनों तरफ से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये तो क्या पड़ रहा है? CH3 तो दोनों तरफ से पास पड़ रहा है, तो जिधर से चाहो आप उधर से काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5। अब इसका नाम कैसे रखेंगे सर जी? बहुत आसान है। 3 नंबर पर क्या है? CH3 है, तो लिख दो यहाँ 3। और CH3 को क्या बोलते हैं सर जी? मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। और 5 है, 5 के लिए क्या बोलोगे सर जी? पेंट। क्या बोलोगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है क्योंकि देखो सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको लिखेंगे हम एन। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। इजी, ऐसे रखेंगे आप नाम इनके। सही है जी। टाइप नंबर 2 समझ में आ गया? जल्दी बोलो फटाफट। और भी इसके एक आध दो एग्जांपल करवा सकता हूं मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, बस इसमें IUPAC नाम ही है जो भी आपको क्या कर देते हैं? पॉपुलर कर देते हैं और बस काम तमाम कर देते हैं, और कुछ नहीं है इसमें चैप्टर में। ठीक है, चलो उसके बाद में हमने एक और रखा, देखो जैसे मैंने लिखा CH3 CH और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3, उसके बाद में CH2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने C और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3 और उसके बाद में CH3। और यहाँ पर 4 कंप्लीट करने के लिए CH। सर जी इसका नाम रख दो, रख दो। तो काउंटिंग का इधर से करें, इधर से इधर से। अब बोलोगे सर जी इधर से भी CH3 1 2 नंबर पे, इधर भी जिधर चाहो उधर से कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि ये CH3 इधर से भी 2 नंबर पे बैठ रहा है और इधर से भी 2 नंबर पे, तो आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों नाम एक जैसे ही होंगे। तो एक तो 2 नंबर पर CH3 है, सही है, कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। और एक कितने नंबर पर? 4 नंबर पर CH3 है। तो इसको कैसे लिखे जी? तो इसको लिख दो 2,4। 2,4 क्यों लिखा? क्योंकि 2 नंबर पर CH3 और 4 नंबर पर CH3, इसलिए लिखेंगे 2,4। 2 है CH3, 2 है, 2 के लिए लिखोगे आप डाई। सही है, 2 के लिए क्या लिखोगे? डाई। आप बोलोगे सर तुमने तो हाँ इथाइल बताया था 2 के लिए, वो अलग कार्बन की काउंटिंग है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कंपाउंड की काउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपाउंड है, समझ में बाकी है, इसलिए डाई 2 के लिए डाई लगाएंगे। लेकिन अगर कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की में इथाइल ही लगेगा, मतलब एथ ही लगेगा। लेकिन अगर इनकी बात कर लेते तो ये 2 है, इसके लिए हम डाई लगाएंगे। ठीक है ना। और 5 है, 5 के लिए क्या लगाओगे आप सर जी? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन। ये नाम हो जाएगा सर जी। बस सिंपल ये चीज है यार, और कुछ नहीं है बस। ठीक है जी, टाइप नंबर 2 समझ में आ गया इतना चीज? सही है जी। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। अब टाइप नंबर 3 में क्या होगा जी? टाइप नंबर 3 में आपका क्या दिया होगा? टाइप नंबर 3 में आपका क्या दिया होगा? टाइप नंबर 3 में दिया होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलो देखो कैसे। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर दे दिया CHO। सर जी इसका कैसे नाम रखें? देखो काउंटिंग हम वहां से करेंगे
क्या बोला मैंने, इसमें काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ जाए, बस इतना ध्यान रखना भैया। फंक्शनल ग्रुप इधर है तो इधर से काउंटिंग करेंगे। इसकी ये वाला कार्बन है, इसको भी गिनना 1 2 3 4, सही है। 4 है तो 4 के लिए 4 कार्बन है, 4 के लिए आप बोलोगे सर जी क्या लगाएं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सभी में, इसके लिए लगाओगे सर जी एन और ब्यूटेन, और इसके साथ में CHO के लिए क्या लगाते हो, अल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनल। ई हट जाएगा, ब्यूटेन नल, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा, 4 है, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन, ई हट जाएगा और CHO के लिए लगाओगे अल, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनल। सही है जी, ऐसे नाम रखना बस, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगला लिखता हूं, चलो एक और अगला। जैसे मैंने बोला सर जी ये लिख दो CH3 CH2 CH, और यहाँ पर आ गया Cl, और यहाँ पर आ गया CH2, और यहाँ पर आ गया OH। सर जी इसका नाम रखो। फंक्शनल ग्रुप कहाँ, ये रहा, सही है जी। किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से। क्या मैं इसको 1 मानू, नहीं, क्योंकि इसमें C नहीं है, इसलिए इसको काउंटिंग मत करना। सर जी इसमें तो करा था तुमने, सर जी इसमें काउंटिंग भी तो था, कार्बन था ना, इसलिए ये वाली कार्बन गिना। अगर कार्बन है तो काउंटिंग करेंगे, इसमें तो कार्बन नहीं है, O है, तो इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4, अरे सही है। तो 2 नंबर पर क्लोरो हो गया, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो है ना, 2 नंबर पे है ना, Cl के लिए क्लोरो बताया था ना। 4 है, 4 के लिए क्या लगाओगे आप, सर जी ब्यूट लगाएंगे, और सिंगल बॉन्ड है सभी में सर जी एन लगाएंगे, और OH के लिए क्या लगाओगे सर जी ऑल लगाएंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। ये इतने इजी है, बस ऐसे ही करने हैं आपको सारे के सारे। अब इसमें कहीं पर कुछ दे दिया होगा, कहीं पर कुछ दे दिया होगा, बस यही है और कुछ नहीं है। सही है जी, क्लियर हो गया यूपीएससी नेमिंग। बताओ जल्दी से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है, बताओ फटाफट अगर किसी को प्रॉब्लम है, जल्दी से। चलो एक आध और करवा देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला CH3 CH, और यहां पर लिख दिया C2H5, और यहां पर भी लिख दिया C2H5, ठीक है। बट यहां पर हमने क्या करना है, और इधर भी मैंने CH2 और CH3 लिख दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया CH2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH, और इधर भी मैंने लिख दिया Cl, और यहाँ पर लिख दिया CHO। अब नाम रखो भाई इसका। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से आया है तो इधर से ही काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो चलो करो, कैसे करोगे जी, 2 है, 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 है, 4 4 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 नंबर पर एक ये रहा C2H5, एक ये रहा C2H5, और 2 है C2H5, इसलिए डाई लगा दिया। C2H5 के लिए मैंने बताया क्या लगाओगे, इथाइल, तो लगा दो इथाइल। और 6 है कार्बन के, 6 के लिए क्या लगाओगे आप, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन, और CHO के लिए क्या लगाओगे आप, सर जी अल लगाएंगे, अल। तो ये लिख दिया इसका नाम 2 क्लोरो 4,4 डाई इथाइल हेक्सेनल। ऐसे आप इसका नाम रख सकते हो, इजी बहुत, सही है। तो आई होप कि आपका यूपीएससी नाम समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे आपको कार्बनिक कंपाउंड समझ में आ गए होंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, सबका सब, ठीक है। तो चलो अब अगला टॉपिक के साथ में चलते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है क्या, ठीक है बेटा। टॉपिक आपका वो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में यानी जो क्लोज चेन वाले होते हैं उनका यूपीएससी नाम रख रहे थे, बहुत इजी है उनमें। देखो साइक्लिक मतलब जैसे मान लीजिए, चलो ये मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया, ये सही है जी, इस टाइप से। अब ये दे दिया, इसका नाम रखो, बोल देगा इसका नाम रख के दिखाओ, ठीक है। अब ये एक्चुअली में ऐसा क्यों बनाया है, तो देखो जहां भी कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर देख रहे हो, इन सभी के कॉर्नरों पर कार्बन प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है, सभी के कॉर्नरों पर कार्बन प्रेजेंट है। कभी यही सोच रहे हो आप, सभी पर जहां जहां कॉर्नर देखो ना, उन सभी पर कार्बन टेप दो। और इसके साथ में कार्बन की वैलेंसी करने के लिए देखो कितने बॉन्ड है, एक और एक 2 बॉन्ड है इसके साथ में। कितने की जरूरत है 4 कंप्लीट करने के लिए, आप बोलोगे सर 2 की। इसके कितने, बोलो 2 हैं। 4 कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, सर जी 2 की। इसको भी 2 की, अरे सही है, सबको 2-2 हाइड्रोजन की जरूरत है 4 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसको भी 2 की जरूरत है। तो बस ये चीज है, ये समझ में बात है नहीं है। इसी को आप, ये मैंने ओपन करके दिखाया, या इसी को मैं क्या लिख दूं, इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है ना, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दूं इसको ऐसे, ये चीज कंडेंस्ड फॉर्म में होगी इसकी। ये मैंने ओपन लिख करके लिखा है, इसकी कंडेंस्ड फॉर्म होगी। कैसे नाम रखोगे, सर जी जहां जहां पर ये बॉन्ड है ना, जहां जहां पर ये कॉर्नर है, उन पर कार्बन है, तो इनको गिन लो कार्बन को, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। और ये क्या है, क्लोज है, तो इसके लिए सबसे पहले नाम रखने के लिए साइक्लो लगाओगे। क्या लगाओगे, बोलो साइक्लो। और टोटल कितने कार्बन है जी, 6 है। 6 के लिए क्या लगाओगे आप, सर जी हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या लगाओगे सर जी एन। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन।
क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। बस यही करना है बेटा। बताओ ये तुम्हारे लिए, बताओ क्या नाम है, जल्दी जल्दी से बताओ इसका। सर जी 1 2 3, 3 कार है, क्लोज चेन है, इसके लिए साइक्लो, क्या लिखोगे? साइक्लो। 3 3 के लिए प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन। ठीक है सर जी, इसका नाम लिखो जल्दी से। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। चलो बताओ जल्दी से फटाफट कितने। सर जी काउंटिंग तो यहां से करेंगे 1 2 3, सही है। तो क्या लिखोगे? साइक्लो, क्योंकि क्लोज चेन है, क्लोज चेन के लिए साइक्लो, और 3 है, 3 के लिए प्रॉप, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसके लिए आ जाएगा डबल बॉन्ड के लिए ईन। तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोप्रोपीन। ऐसा सभी के नाम रख सकते हो। चलो मैं तुम्हें क्या काम कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनको मेरे को नाम रख के कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका नाम क्या है। चलो पहले का बताओ इसका क्या नाम है, और दूसरा इसका भी नाम बताओ रे दादा, इसका क्या नाम होगा। दोनों का मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। इन दोनों का मेरे को नाम रख के बताना कि क्या नाम होगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट इनका नाम। चलो जी, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका आइसोमर्स। देखो कार्बन जो होते हैं वो आइसोमर्स भी रखते हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब होता है, देखो जैसे मतलब कि कोई एक कंपाउंड होता है, वो क्या काम करता है, स्ट्रक्चर तो जिनकी सेम रहती है, सॉरी मोलिकुलर जो मास होता है वो तो सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं हम आइसोमर्स। नहीं समझ में आया? देखो बताता हूँ। सपोज करो जैसे मेरे पास में एक कार्बनिक कंपाउंड है C4H10, ठीक है जी, ये एक मेरे पास में कार्बनिक कंपाउंड है, सही है। या इसको छोड़ो, चलो एक और अगला ले लिया मैंने, इसको छोड़ो, देखो ये से समझ में आ जाएगा, C2H6O, ठीक है ना। मैंने ये आपका क्या किया है, ये एक मैंने कार्बनिक कंपाउंड लिया, कार्बन है इसमें तो इसलिए कार्बनिक है। तो देखो मॉलिक्यूलर, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इससे मैं क्या बना रहा हूं, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इससे मैं क्या बना सकता हूं, C2H5OH भी बना सकता हूं। अरे बना सकता हूं, नहीं बना सकता? देखो कार्बन के 2 2, हाइड्रोजन के 6, 5 और 1 6, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन 1। तो ये तो हो गया एल्कोहल। क्या हो गया? मैंने बताया था ना फंक्शन ग्रुप में एल्कोहल। एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसी से मैं क्या बना सकता हूं, CH3OCH3। मतलब कार्बन के कितने? 2, 1 और 1 2, हाइड्रोजन के 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन 1। लेकिन ये क्या है? ये है आपका ईथर। क्या है? ईथर। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, आइसोमर किन्हें कहेंगे? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, बट उनकी स्ट्रक्चर दोनों की क्या है? अलग अलग है। और उन्हीं स्ट्रक्चर की जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसको बोलते हैं हम आइसोमर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बताओ जल्दी से। इसके बाद में आ जाता है अगला टॉपिक, होमोलॉजियस सीरीज, ठीक है। होमोलॉजियस सीरीज में क्या होता है? होमो मतलब जो सेम हो चीजें। तो कह रहा है इट इज ए ग्रुप ऑफ और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है? ये जो सीरीज होती है ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंडों का, जिसमें क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, एंड सिमिलर ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, विच द सक्सेसिव कंपाउंड बाय डिफर बाय 14। जिनको हम सक्सेसिव फॉर्म में अगर लिखें तो उनमें कितने का गैप आना चाहिए? 14 नंबर का गैप आना चाहिए। मींस कहने का मतलब क्या है, होमोलॉजियस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको क्या मिलेंगे? सेम कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसकी स्ट्रक्चर उनमें क्या होंगी? जो सिमिलर, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर होंगी वो सेम होंगी, प्रॉपर्टीज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो क्या होंगी? सेम होंगी। उनको बोलते हैं हम होमोलॉजियस सीरीज। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो एल्केन में ये जितनी भी सीरीज है होमोलॉजियस सीरीज में आती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एल्केन है। देखो CH4 हो गया, ठीक है ना। इन सभी की क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, इनकी सभी की सेम होगी, इनकी सभी की सेम होगी। इनमें सभी में 14 14 का, अगर मैं सक्सेसिव फॉर्म में जाता हूँ, यहाँ से ऐसे जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, नीचे की तरफ सक्सेसिव फॉर्म में ही तो जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर कार्बन का नंबर बढ़ ही तो रहा है, सक्सेसिव फॉर्म में ही तो जा रहा, मतलब ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में 14 का गैप होगा, वरना देख लो आप। जैसे मैंने अभी बोला है, यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन का होता 12 है, ठीक है ना, एटॉमिक मास। और कार्बन का आपको पता ही है कितना होता है, 1 और 4 कार्बन है, तो इसलिए प्लस कितने हो गए? 4। 12 और 4 कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 16। अब इसका निकालो जल्दा, एटॉमिक मास कितना आ गया? ये हो गया 12 होता है एक कार्बन का, 2 का कितना हो गया? 24। और यहाँ कितना हो गया? +6, क्योंकि एक होता है हाइड्रोजन। 24 और 6 कितना आ गया भैया? 24 और 6 आ गया आपका 30। दोनों को माइनस करो आप, 30 में से 16 गया, कितना बचा? 14। तो इन दोनों के बीच में 14 का अंतर है। ऐसी इन दोनों के बीच में निकाल के देख लेना 14 का, इन सभी के बीच में 14 14 के अंतर पर ये कंपाउंड रखे होंगे जब हम सक्सेसिव फॉर्म में जाते हैं नीचे की तरफ को। तो ये होते हैं आपके क्या? होमोलॉजियस सीरीज। ऐसे इसमें मिलेगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट मिलेगा वो कितने का होगा? 14 का। 14 का, सभी के बीच में 14 14 का डिफरेंट होगा, सही है।
तो ये होते हैं आपका होमोलिजियस सीरीज। अगर चौथे का अंतर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि वो इस सीरीज में नहीं है, वो सीरीज से अलग है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स हु डज नॉट बिलोंग टू द होमोलिजियस सीरीज, यानी कुछ कंपाउंड दे देगा और उनमें से बोल देगा बताइए कि ये क्या है, कौन सा इनमें से होमोलिजियस सीरीज में से बिलोंग नहीं करता। 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक इसमें से दे देगा, इसमें से दे देगा। कंफर्म चीज समझ में आई बात या नहीं है? तो इस टाइप से आपको क्या होगा, जो अलग दे रखी होगी वो लिख देना कि ये वाला बिलोंग नहीं करता। समझ में आई बात या नहीं है? इस टाइप से आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं होमोलिजियस सीरीज से। तो होमोलिजियस सीरीज समझ में आ गई। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले कौन सी है, कॉम्बिशन। कॉम्बिशन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को बर्न करना। कोई भी आपका कार्बनिक कंपाउंड है उसको बर्न करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमें वही चीज यहाँ पर देखना है। तो कॉम्बिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग ऑफ ए कार्बन इन एयर टू गिव CO2 H2O हीट एंड लाइट, ठीक है ना, इज नोन एज द कम्बिशन। मतलब किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को एयर की प्रेजेंटेशन में जलाने पर हमें क्या क्या गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वाटर, हीट और लाइट, ये सारी चीज मिलती है, उसको बोलते हैं कम्बिशन। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं, कैसे, सपोज करो जैसे मेरे पास में क्या है, एक पेपर है, घर पे ट्राई कोई नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास में क्या है, पेपर है, पेपर को मैंने यहाँ पर एयर की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, लो बुझ गई यार, तुमने तो बुझवा ही दिया, ठीक है। एयर की यहाँ पर चारों तरफ एटमॉस्फेयर में एयर है और इस पेपर को बंद कर रहा हूं। पेपर भी क्या है, पेपर भी एक कार्बनिक कंपाउंड है, अरे हाँ या नहीं है, कार्बन है ना इसमें प्रेजेंट। तो जब मैं इसको जला रहा हूं तो जलाने के साथ में इसमें से हीट भी निकल रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ के साथ में इसमें थोड़ा सा वाटर भी बनता है, जो वाटर पेपर बनकर उड़ जाता है। इसी को हम कॉम्बिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्बिशन। समझ में आई बात? चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो कॉम्बिशन रिएक्शन समझ में आ गई क्या होता है। कॉम्बिशन में जब हम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, देखो ये कार्बनिक कंपाउंड है, CH4 कार्बनिक कंपाउंड है। ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख ली, जो धुआं निकल रहा था उसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है, यही होता है आपका कॉम्बिशन। LPG जब आप घर में जलाते हो, तुमने देखा होगा कि उसके साथ में लाइट भी, हीट भी निकलती है, ठीक है ना, और वाटर वेपर बनते हो, वो तो खैर उड़ ही जाता है। तो ये होता है आपका कॉम्बिशन। नेक्स्ट जो आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी चीज को हटाना, अपनी जगह से हटाकर उसके जगह पर खुद चीज आ जाना, वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में बात ये नहीं है? और वो कौन होगा, जैसे मान के चलो तुम दो दोस्त हो, है ना, एक तुमसे क्या है, मान के चलो एक तुमसे मतलब हल्का है, तुम ज्यादा क्या हो, उससे पावरफुल हो, मतलब तगड़े हो, है नहीं। तो तुम क्या काम करते होगे, उस पे क्या करते होगे, अपना रोब जताते होगे, इधर आ जा वरना कान पे ऐसा मारूंगा ना इधर बैठ जाएगा, ऐसे ही तो बोलते होगे। वो बेचारा कमजोर होता होगा तो जहां चाहते होगा वहां पर बैठ जाता होगा वो। तो मीन्स कहने का मतलब ये है, जिसमें पावर, जिस एलिमेंट में या कंपाउंड में पावर ज्यादा होगी वो कम, जिसमें क्या होगी, कम एनर्जी होगी, आप बोल सकते हो, जिसमें क्या होगा आपका कम पावर होगी, उसको हटा देता है और खुद के उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आई। जैसे देखो यहाँ पर देखो CH4 है, CH4 और प्लस Cl2, H जो है वो कम रिएक्टिव होता है, क्या होता है, H जो है वो कम रिएक्टिव होता है और Cl की पावर बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही इसके साथ में आकर मिलता है तो क्या काम करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देता है और खुद इसके स्थान पर आकर देखो ये Cl जुड़ गया और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से हटा दिया। यही आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्लेस्ड बाय द सम अदर एटम्स। यानी इसमें क्या होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी भी, किससे, कोई अनोदर, किससे, एटम से। समझ में बात नहीं, जैसे Cl। और ये कब होगा, ये तब होगा जब जिसकी पावर ज्यादा होगी, वो कंपाउंड क्या करता है, रिएक्ट करता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देगा। देखो जैसे यहाँ से हट गया, यहाँ पर 4 थे 3 बचे और ये Cl यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये बैलेंसी की वजह से होता है ऐसा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि चीजों का ऐड होना। यहाँ पर क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूट कर रहा था, हटा रहा था चीजों को, लेकिन एडिशन रिएक्शन में चीजें जुड़ेंगी। समझ में आई। इसमें कोई भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड का हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड का हो सकता है, उसमें कोई अनोदर हाइड्रोजन आकर जुड़ता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ये जब जुड़ता है, ये क्या काम करेगा, एक इससे जुड़ेगा हाइड्रोजन और एक इससे जुड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, इस वजह से डबल बॉन्ड हट जाएगा और सिंगल बॉन्ड आ जाता है। समझ में बात ये नहीं है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इनके साथ में जुड़ गया। अब तुम कहोगे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जब ये हाइड्रोजन जुड़ा किससे, एक ये किससे जुड़ा भैया, एक ये जो हाइड्रोजन था इससे जुड़ा और दूसरा इससे जुड़ा,
जुड़ने के बाद में कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, इस वजह से डबल बॉन्ड हट जाता है और सिंगल बॉन्ड आ जाता है। जब हाइड्रोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि ये में हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ऐसे बहुत सारे डालडा घी खाया है ना, जो डालडा घी होता है वो किससे बनाया जाता है, वो भी जो ऑयल होते हैं ना, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल की में, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका वेजिटेबल ऑयल था वो डालडा में यानी घी में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका हाइड्रोजिनेशन। तो आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सम इंपोर्टेंट कार्बनिक कंपाउंड, यानी कुछ कार्बनिक कंपाउंड है वो देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है आपका एथेनॉल। ठीक है जी, एथेनॉल भी आपका क्या है, एथेनॉल भी एक कार्बनिक कंपाउंड है। इसको जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं, कार्बन के दो है ना, तो एक और एक दो और इसके बाद में OH, यानी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए 3 और यहाँ पर 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। सही है जी, एथेनॉल। या फिर इसको क्या भी बोल सकते हैं, देखो कार्बन के कितने, एक और एक दो, तो दो है तो इसके लिए क्या बोल सकते हो, एथ, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन, और इसके लिए आ जाएगा एथेनॉल। सही है, या फिर एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो, इसे क्या भी बोल सकते हो, एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल। एथेनॉल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कार्बन के दो हैं इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और OH ग्रुप के लिए लगा आपका OL, इसलिए इसका नाम एथेनॉल है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, मतलब जो आपका कार्बनिक कंपाउंड है सबसे पहला वो एथेनॉल है। आपको पता है एथेनॉल जो होता है वो जितनी भी मतलब कि ड्रिंक के लिए जितनी भी आपकी क्या बनाई जाती है, अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है, सब इसी से, मतलब अल्कोहलिक जितने भी आपके क्या होते हैं ड्रिंक होती हैं वो सारी की सारी इसी से बनाई जाती हैं, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल से कोई नहीं बनाई जाती। मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये होता है आपका CH3OH। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉइजनियस होता है, और बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसको पीने के मात्र से ही क्या हो जाती है, अंधे या फिर बहरे या फिर मतलब पागल भी हो सकते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इससे नहीं बनाई जाती है कोई भी, जितने भी आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है ना, वो किसी से नहीं मतलब कि एथिल अल्कोहल से नहीं बनाई जाती, किससे बनाई, सॉरी, मैथिल अल्कोहल से नहीं बनाई जाती, किससे बनाई जाती है, एथिल अल्कोहल से बनाई जाती हैं। जितनी भी आपकी मतलब कि ड्रिंकिंग मतलब कि जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, बोले तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं वो सारी सारी इसी से बनाई जाती है। कहने का मतलब मेरा इतना सा है। ठीक है जी, इसके बाद में इसको किससे बनाया जा सकता है, बहुत चीजों से बनाते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर प्रोसेस देखने वाले हैं वो गन्ने के रस से, गन्ने के रस से बना सकते हो आप। ठीक है ना, जो आपका क्या होता है, जो आपका जो स्टोर होते हैं मेडिकल स्टोर, उनसे आप ग्लूकोज से भी बना सकते हो इसको आप। ठीक है ना, यहाँ तक कि आप किससे भी बना सकते हो, और बहुत सारी चीजें होती है, जौ से भी बना सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम यहाँ गन्ने के रस से बना रहे हैं। गन्ने का रस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गन्ने का रस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, जो चीनी का होता है वही होता है C12H22O11। ये आपका गन्ने का रस होता है। थोड़ा सा इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है ना, और किसकी प्रेजेंटेशन में, बोलो, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंटेशन में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। आप बोलोगे सर दोनों का तो फॉर्मूला है कि हाँ बेटा, ये चीज आप क्या काम करोगे, जब 12th लेवल पर जाओगे ना, ये चीज तब समझोगे कि दोनों में डिफरेंट क्या। यहाँ पर भी आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लेकिन फॉर्मूला सेम है, लेकिन चीजें दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कोई सी भी चीज ले लो, ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, ठीक है ना, C6H12O6, समझ में आई बात है नहीं। और यहाँ पर जाइमेज एंजाइम डाल दो, जाइमेज एंजाइम डालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5OH, और प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ये होता है आपका बनाने का प्रोसेस, किसको, एथेनॉल को, बोले तो इथाइल अल्कोहल को। बनाने का फॉर्मूला हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो आप, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, आपको पता है ये कलरलेस होती है। आप बोलोगे सर हैं कलरलेस क्यों होती है, हमने तो देखा है जो हमारे घर में आती है, या मान के चलो या हमारे कोई रिश्तेदार या फिर पापा उपा किसी के पीते होंगे, मैं किसी को नहीं कह रहा, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। तो सर हमने तो क्या देखी है, हमने तो वो तो कलरफुल होती है। अरे बेटा वो उसमें अल्कोहल मिलाई जाती है, समझ में बात ही नहीं, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। जैसे किसी भी जूस हुआ, जूस का फर्मेंटेशन करने के बाद में तब जाके उसमें अल्कोहल मिलाई जाती है। तो अल्कोहल कलरलेस होती है, ना कि कलरफुल होती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। और ये वाटर में क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होती है भाई, समझ में बात नहीं है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है इजीली। और ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है नेचर में, कैसी होती है, एसिडिक, समझ में बात है नहीं है। ध्यान रखना क्या क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने, बताया ये क्या होते हैं, कलरलेस होती हैं, पेंजेंट स्मेल आती है इसमें से,
ठीक है ना। और तीसरा मैंने बताया ये वाटर में डिसॉल्व होती है, और चौथा मैंने ये एसिडिक होती है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है नेचर में ये एसिडिक होते हैं। ठीक है जी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए, जब इसको हम क्या काम करते हैं, अल्कोहल बर्न हो जाती है ना, अरे बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, आपको पता है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट ही मिलेगी, और क्या मिलेगा, जलने के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी, कुछ और बचता है क्या, कुछ नहीं बचता, सब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ये हीट लाइट मिलती है और कुछ नहीं मिलता। ऑक्सीडेशन करेंगे, जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं ना, समझ में बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस याद रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। KMnO4 की प्रेजेंटेशन में जब हम इनका क्या करेंगे, बोलो, प्रेजेंटेशन में जब हम इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखो भाई, कन्वर्जन में आ सकता है ये आपका, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 टू प्रोड्यूस CH3COOH, बोले तो एसिटिक एसिड फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH, ध्यान रखना। ये एसिडिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। चलो नेक्स्ट होती है, अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ में रिएक्शन करो। ठीक है जी, मेरे पास में C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल, मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे। आपको पता है एसिड जब मेटल के साथ में, मेटल और एसिड वाले मैंने पढ़ाया था ना, मेटल जब क्या करता है, एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है जी। तो यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकले, यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है, इसलिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रे दादा। तो क्या मिलेगा, C2H5ONA, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी सही है, अरे सही। सोडियम एस डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब इसमें जितना भी थोड़ा बहुत भी पानी है ना, उस सब का सब निचोड़ देना है। तो मींस कहने का मतलब है हमारे पास में C2H5, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2OH है, अल्कोहल है। डिहाइड्रेशन कब होगा, जब मैं H2SO4, भाई H2SO4 ही तो पानी निकालता है, H2SO4 जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा ना, इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। यहाँ से एक, यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बच गया यहाँ सर, आप बोलोगे CH2, और यहाँ पर CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा बैलेंस कंप्लीट करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। डिहाइड्रेशन में ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं, बोले तो एल्कीन बनते हैं। अगला रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड, हाँ जी लो, CH3CH2OH है, अल्कोहल की रिएक्शन एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड अभी बताया था मैंने, CH3COOH, दोनों एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। एसिड एसिड जब साथ में रिएक्शन करते हैं तो मैंने बताया क्या बाहर निकलेगा, सर जी वाटर बाहर निकल जाएगा। तो निकाल दो, क्या बच गया, CH3CH2, और क्या बच गया यहाँ पर, बोलो, ये बच गया आपका COO, और क्या बच गया CH3। ये ईस्टर होता है, क्या होता है, ईस्टर। समझ में बात ये नहीं है, अरे ठीक है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एथेनॉल की। ठीक है बेटा। डी नेचुरल अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, देखो अल्कोहल बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, इसी वजह से उसकी चोरी हो जाती है। समझ में बात है नहीं, तो उसी चोरी को रोकने के लिए जब टैंकर वैंकरों में लाया जाता है तो ये चोरी कर देते हैं, जो टैंकर वाले होते हैं ना, उसको बेच देते हैं बीच रास्ते में। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने इसको चोरी को रोकने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है ये, तो इसको रोकने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है उसको, मतलब कि ये पीने वाले होती है, मैंने बताया ना, ये जो अल्कोहल होती है इसी से सारी की जाती है, जितनी भी आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं वो सब इसी से बनती हैं। तो जब क्या काम करते हैं, जो टैंकर में लाई जाती है तो टैंकर वाले क्या काम कर देते हैं, इसको निकाल कर उसको बेच देते हैं, कहीं ना कहीं उनके कॉन्टेक्ट बन जाते हैं। उसी चीज को चोरी को रोकने के लिए इसमें क्या मिला दी जाती है, कुछ पॉइजनियस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं। क्या बोला मैंने, कुछ पॉइजनियस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, इसको बेचा ना जाए, चोरी ना की जाए, है ना। उसमें क्या मिला दिए जाएंगे, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाएंगे, जिससे बाद में उससे क्या नहीं बनाई जा सकती, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं बनाई जा सकती। जैसे क्या क्या मिलाया जा सकता, मेथेनॉल, अभी बताया ना, मेथेनॉल बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, या फिर प्रिडिन, या फिर आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है। समझ में आई बात या नहीं है, इसी को बोलते हैं हम डीनेचर्ड अल्कोहल, मतलब वो पीने के लिए अनफिट होती है, उसको पिया नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं। बस यही है आपकी डीनेचर्ड अल्कोहल। इसका उपयोग जो किया जाता है अल्कोहल का, जरूरी नहीं है कि अल्कोहल का सिर्फ ड्रिंक बनाने में किया जाता है, अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, हर चीज में किया जाता है। यहाँ तक कि जो मैं मार्कर चला रहा हूँ ना, इसमें जो इंक डली है वो भी अल्कोहल से बनी है। यहाँ तक कि जो आप पेन चला रहे हो वो भी अल्कोहल से बनी है। यहाँ तक कि जो आप परफ्यूम बना रहे हो ना, परफ्यूम में जो परफ्यूम लगा रहे हो वो भी अल्कोहल से बनी है। यहाँ तक कि आप पेंट कर रहे हो किसी वॉल पर, वो जो पेंट बना वो भी अल्कोहल से बना है। यहाँ तक कि आप पेपर इस्तेमाल कर रहे हो वो भी अल्कोहल से बना। तो इतनी सारी चीजें अल्कोहल से बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अल्कोहल का। समझ में आ गया अल्कोहल क्या है।
पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अगला कंपाउंड देखो। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एथेनोइक एसिड, ठीक है जी। अगला जो कार्बनिक कंपाउंड है वो है आपका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, या फिर इसको क्या भी लिख सकते हो C2H5OH भी लिख सकते हो, ठीक है जी। या एथेनोइक एसिड को हम क्या भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्यों, देखो एथेनोइक एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक और एक दो, सॉरी OH नहीं, यहाँ पर COOH है, COOH, ठीक है जी। फॉर्मूला होगा CH3COOH। कार्बन कितने इसमें, 1 और 2। 2 के लिए क्या लगाते हो आप, आपने बोला सर एथ, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए N, और COOH के लिए क्या लगाओगे, ओइक एसिड। क्या लगाओगे, ओइक एसिड। इसलिए इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन जो नेम है वो है एसिडिक एसिड। समझ में आई बात या नहीं, क्या है, एसिडिक एसिड। कैसे बनाया जाता है, विनेगर के थ्रू बनाया जाता है। मतलब इसको बनाने के लिए विनेगर, विनेगर मतलब जो सिरका होता है ना, जो आपने किसमें खाया होगा, जो आपने जो चाउमीन होती है उसमें जो डलता है वही वाला सिरका, ठीक है ना, गन्ने के रस से जो बनाया जाता है सिरका, वो वाला सिरका विनेगर में पाया जाता है, उसी से ही बनाया जाता है आपका एथेनोइक एसिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या भैया इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कलरलेस होता है। मतलब ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। जो अल्कोहल से बनाया जाता है ना विनेगर, वो कलरलेस होता है, लेकिन जो आपका किससे बनाया जाता है, जो आपका बनाया जाता है गन्ने के रस से, वो ब्लैक होता है। नेक्स्ट, शोरिन टेस्ट। समझ में बात नहीं, मतलब ये खाने में कैसा होता है, खट्टा लगता है। इसी की वजह से जो सिरका होता है ना, वो थोड़ा सा खट्टा लगता है। किसकी वजह से, एसिडिक एसिड की वजह से या एथेनोइक एसिड की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 118 डिग्री, और सोल्यूबल इन वाटर, यानी वाटर में क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। कंफर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी जी इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं किसका, CH3COOH की। सही है जी। जब हम क्या करते हैं, CH3COOH की रिएक्शन करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो हमें मिलता है ये CH3COON, सोडियम एसीटेट। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और जल बाहर निकल जाता है। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा भी बोलते हो, तो इसकी रिएक्शन करेंगे CH3COOH, हमारे पास में एसिडिक एसिड है, उसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, यही चीज, यानी सोडियम एसीटेट मिलेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बाहर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। उसके बाद में यूजेस देख लेते हैं, क्या क्या यूजेस हैं इसके, कहां कहां पर यूज किया जाता है। अचार बनाने में देखो, आपको सभी को पता है अचार बनाने में इसका यूज किया जाता है, जो पिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेलुलोज बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है आपका, एसीटोन बनाने में भी यूज किया जाता है, जो दवाई आती है ना, मेडिसिन आती है, गोली जो आती है, ठीक है ना। डाई बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इतने सारे यूज थे किसके, आपके एसिडिक एसिड के। अब जो हमारे इस चैप्टर में वो लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। सॉप किसे कहते हैं, सॉप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टीज इन द वाटर। मतलब सॉप क्या होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं। मतलब सोडियम यानी जितना भी आपके बेस होते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उनसे मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको सोडियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा, क्यों लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि, ठीक है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि किससे मिलकर बना होता है, ये ऑयल से मिलकर बना होता है। और ऑयल जो होते हैं वो बहुत लंबी चेन होती है, किसकी किसकी होती है, कार्बन कंपाउंड की, इसलिए बोल रहा है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच क्लीनाइजिंग, और जो क्या काम करता है, पानी में क्लीनिंग एक्शन यानी क्लीनिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसी को बोलते हैं हम सॉप, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल C17H35COON, मतलब RCOONA होता है। R यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, C17 ले सकते हो, C15 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसके स्थान पर। वैसे तो नॉर्मल फॉर्मूला C17H35COON ही होता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप कैसे बनाया जाता है भैया, है ना। इसको बनाने की क्या प्रोसेस होता है, ऑयल लेंगे, फैट या ऑयल कोई सा भी, जितना बढ़िया आप ऑयल लोगे इतनी बढ़िया आपकी सॉप बनेगी। नॉर्मल ऑयल यूज करोगे तो नॉर्मल साबुन बनेगी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो ऑयल लेंगे, और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला ना, बेस NaOH या QH कुछ भी लोगे, तो उसमें क्या काम करोगे, बस दोनों को मिलाकर, और वगैरह जो आपके स्मेल वगैरह के जो आपके क्या होते हैं, परफ्यूम वगैरह होते हैं, उनको ऐड कर दिया जाता है, और प्लस जो फॉर्म बनाए, झाग बनाए, उनको ऐड करके उसको गर्म कर दिया जाता है पूरे सॉल्यूशन को, और आपकी सॉप का निर्माण हो जाता है। बोले तो सॉप बन जाती है, और प्लस उसके साथ में ग्लिसरीन भी बनती है। कंफर्म चीजें समझ में आई। देन इसके बाद में स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स, कि सॉप के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है।
तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया फॉर्मूला क्या होगा RCOONA, आर की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, C17H35 रख सकते हो या C15 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो लॉन्ग वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला ये होता है, ये जो होता है RCOONA, ये जो होता है ना RCOO वाला, ये होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। समझ में बात ये नहीं वाला कंपाउंड यानी RCOO। और ये जो होता है आपका छोटा सा जो पार्ट देख रहे हो, ये होता है आपका सोडियम, यानी शॉर्ट आयोनिक पार्ट जो होता है वो Na वाला, ये है आपका, ये Na वाला पार्ट है। और ये कौन सा है बोलो, C17H35COO माइनस वाला, और ये प्लस वाला है। जब ये इसको क्या काम करोगे आप, जब इसको वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे सॉल्ट को, तो सॉल्ट को पानी में डालने के बाद में अपने अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी C17H35COO माइनस अलग हट जाता है और Na प्लस अलग हट जाता है। और एक क्या बनाता है, एक मिसेल का निर्माण करता है। मतलब जब आप क्या काम करते हो, किसी भी साबुन को क्या काम करते हो, पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो वो जो तुमने देखा होगा व्हाइट कलर का जो जिसमें थोड़े बहुत झाग होते हैं, वो मिसेल ही होता है। समझ में बात ये नहीं है, ये कब बनेगा, जब आप किसी भी साबुन को वाटर में डालोगे तो अपने अपने अणु में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाता है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है, सही है। एक लॉन्ग वाला पार्ट होता है, एक शॉर्ट वाला पार्ट होता है। लॉन्ग वाला पार्ट ये होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन चैन होती है, बहुत लंबी चैन होती है कार्बन की, ठीक है ना। ये क्या होता है वाटर में, ये वाला जो पार्ट होगा ये सोल्यूबल में होता है, किसमें, ऑयल और ग्रीस में। मतलब आपके कपड़ों पर ऑयली चीज लग जाती है या फिर ग्रीस वश कुछ चिकनाई वाली चीज लग जाती है, तो ये उनको सोल्यूबल करता है, उसमें सोल्यूबल होता है और अटैक टू द ऑयल पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द डर्टी क्लॉथ। जितने भी डर्टी क्लॉथ में, आपके डर्टी क्लॉथ में जो ऑयल या फिर ग्रीस वाले पार्टिकल्स थे, उनको क्या काम कर देगा, उनको अट्रैक्ट करेगा और बाहर निकाल के खींच लेगा, क्योंकि उनको सोल्यूबल कर देगा ये, क्योंकि उन्हीं चीज में तो सोल्यूबल होता है। तो ये क्या काम करता है, ये वाला जो पार्ट होगा ये उनको कपड़ों से बाहर निकालने का काम करता है, जो क्या होते हैं बोलो, जो ऑयल वाले या फिर आपके ग्रीस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऑयली चीज जो भी होगी वो सारी की सारी उन सभी गंदगियों को कपड़े से निकालने का काम इसका होगा, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का। जबकि जो शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है Na, ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में। और ये किन पार्टिकलों को, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइक द डस्ट वस्ट के पार्टिकल होते हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा और उनको बाहर कर देगा, कपड़ों से बाहर निकाल कर अलग कर देता है, ठीक है ना। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, किसमें सोल्यूबल होते हैं, ऑयल ग्रीस में सोल्यूबल होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। समझ में बात या नहीं है, ये था आपका सोप के बारे में, ठीक है जी। तो यहां पर आपका क्या काम करता है, यहां पर आपका एक टॉपिक और बच जाता है डिटर्जेंट, उसे भी जल्दी से फटाफट कर लेते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। फिर टॉपिक है आपका डिटर्जेंट, ठीक है ना। डिटर्जेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, डिटर्जेंट भी क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, किसके, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के, किसके, लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन होती है किसकी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, विच हैज द क्लीनाइजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। ये भी क्या काम करता है, बिल्कुल सॉप की तरह एक्शन करता है, मींस करे ये भी क्या काम करता है, ये भी मतलब कि वाटर के साथ में क्लीनिंग प्रॉपर्टी करता है, मतलब ये भी साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है, जो कपड़े में गंदगी होती है उनको भी बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, व्हील होता है, ठीक है ना, और आपके और कौन सा था, सर्फ एक्सल, बहुत सारे आपके डिटर्जेंट पाउडर आते हैं आपके, ये सारे के सारे। यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया CH3 CH2, यानी यहाँ पर CH3 हो गया, देन CH2 की एक लॉन्ग चेन है, मतलब 11 है CH2 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 11 है ऐसे, इसलिए लिख दिया। और ये है आपका बेंजीन C6H4, ये बेंजीन है। और मैंने बोला था ये सोडियम सॉल्ट कि एक लॉन्ग चेन है किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है आपका सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है, मैंने बोला था सोडियम सॉल्ट है और ये सल्फोनिक एसिड है, सही है, बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ये सल्फोनिक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सोडियम सॉल्ट हो गया। तो यही चीज तो मैंने बताया, डिटर्जेंट जो होते हैं सोडियम सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन किसके, कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, और क्या होगी, बेंजीन के साथ में सल्फोनिक एसिड जुड़ा होगा, जो क्या काम करता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी रखता है वाटर के साथ में, यही है। बट ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंट क्या, फिर डिटर्जेंट में और सोप में। देखो मतलब डिटर्जेंट होता है ना, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही यूज किया जा सकता है, जबकि जो आपका डिटर्जेंट होता है ना, डिटर्जेंट में क्या है, ये हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज किया जा सकता है। समझ में बात नहीं है, हार्ड मतलब जो बहुत ज्यादा गंदा पानी होता है ना, मींस लाइक दैट, जिसमें पीने लायक नहीं होता, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है डिटर्जेंट का, और क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी शो करेगी ये। लेकिन जो आपका मैंने बताया था जो सॉप होता है वो केवल और केवल क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होते हैं, जबकि ये सोडियम सॉल्ट के साथ में बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी रखते हैं अपने पास में, ठीक है ना। तो ये इनमें कुछ डिफरेंस थे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। और अगर पसंद आई है तो भैया चैनल को कर लो लाइक, ठीक है ना, और सॉरी, चैनल को लाइक नहीं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक। और अगर किसी को भी किसी चीज के बारे में डाउट है, अगर कोई भी किसी भी
आपको 10th क्लास वालों किसी भी चैप्टर में आपको ये डाउट हो रहा है सर हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसी की सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर किसी को तुम्हें दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ठीक है, मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।